स्वागत है दोस्तों एसे नोवेल वर्ल्ड 2.0 में। आज आपके लिए लेके आया हूँ एक और नया धमाकेदार स्टोरी। उम्मीद है आप सबको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर देना और हाँ, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। चैप्टर 391। समय उड़ जाता है। 5 साल बाद समय गुजर जाता है। पलक झपकते ही मुख्य समय रेखा में टैलोट को पृथ्वी पर लौटे 5 साल बीत चुके हैं। इन 5 वर्षों में काफी कुछ हुआ है। यह उल्लेखनीय है कि टैलोट के लौटने के कुछ ही समय बाद पृथ्वी ने 25वें विश्व मार्शल आर्ट टूर्नामेंट का आयोजन किया। हालांकि मूल कथानक फिर से नहीं हुआ। आखिरकार सब कुछ बदल दिया गया था और किसी को भी किसी भी मार्शल आर्ट टूर्नामेंट में भाग लेने की फुर्सत नहीं थी। हर कोई अपनी अपनी हदें तोड़ने में लगा हुआ था। केवल युवा पीढ़ी ही कुछ मौज मस्ती करने गई और विडेल ने निश्चित रूप से भाग लिया, ये सुनिश्चित करने के अंतिम लक्ष्य के साथ कि उसके पिता चैंपियन बने रह सकें। वास्तव में श्री शैतान अब काफी दुर्जेय है। कम से कम मूल कहानी में श्री शैतान की तुलना में बहुत मजबूत है। उसके पास कई 100 का शक्ति स्तर है और कोई भी अर्थलिंग उसका प्रतिद्वंद्वी नहीं है। बेशक हालांकि योद्धाओं की पुरानी पीढ़ी ने भाग नहीं लिया, फिर भी इस मार्शल आर्ट टूर्नामेंट में एक दुर्घटना घटित हुई। बाबिडी प्रकट हुआ। उसने माजिन बू का दानव अंडा चुरा लिया और माजिन बू को पुनर्जीवित करने के लिए पृथ्वी पर ऊर्जा की खोज करने लगा। उसके नियंत्रण में रहने वाले उसके गुर्गे, यामू और स्पोपोविच ने भी प्रतियोगिता में भाग लिया, लेकिन उन्होंने कोई ऊर्जा अवशोषित नहीं की और विडेल, टैरोस और अन्य लोगों द्वारा मारे गए। बाद में युवा पीढ़ी ने बाबिडी के समूह के साथ बुद्धि और साहस की लड़ाई लड़ी। स्थिति का पता चलने पर पूर्वी सुप्रीम काई बच्चों की मदद करने और इस संकट से बाहर निकलने के लिए जल्द से जल्द पृथ्वी पर पहुंचे। माजिन बू पुनर्जीवित तो हो गया, लेकिन योद्धाओं की युवा पीढ़ी ने सक्रिय रूप से उसके लिए ऊर्जा छोड़ी ताकि वह उसे अवशोषित कर सके। इसका उद्देश्य ये देखना था कि यह माजिन बू कितना शक्तिशाली था। परिणाम बेहद निराशाजनक रहा। पुनर्जीवित फैट बू की शक्ति केवल 100 मिलियन से 1 ट्रिलियन ग्रेड के स्तर तक ही थी। टारोला, टारोस, सोन गोहान और ट्रीप की तो बात ही छोड़िए, यहाँ तक कि डोरे, ट्रंक्स और सोन गोटेन भी रूप बदलने के बाद आसानी से उससे निपट सकते थे। इन सब के बीच माजिन बू की बुराई प्रकट हुई और उसने फैट बू की जगह ले ली, लेकिन उसकी ताकत फिर भी कम थी। 2 छोटे जीवों को सफलतापूर्वक अवशोषित करके अपनी ताकत बढ़ाने के बावजूद टारोला और टारोस ने गंभीर होकर उसे आसानी से मार डाला। अंततः ईविल बू का सफाया हो गया, लेकिन फैट बू मूल कहानी की तरह ही जीवित रहा। उसके न मारे जाने का मुख्य कारण ये था कि टारोला को फैट बू काफी प्यारा लगा। पहली मुलाकात में ही उसे लगा कि वह बुरा नहीं है और उसके साथ घुलना मिलना आसान है, इसलिए उसने उसे बचा लिया। आखिरकार वह बड़ी बहन है और उसकी बात छोटों की नज़र में निर्णायक होती है। हर कोई उसकी बात मानता है। उसके बाद माजिन बू के कारण हुए प्रभाव को खत्म करने के लिए उन्होंने शेनरॉन का उपयोग करके अपनी इच्छाओं को पूरा करवाया। फैट बू को लोगों से डरने के बिना पृथ्वी पर अच्छी तरह से रहने की अनुमति देने के लिए वे ये भी चाहते थे कि हर कोई माजिन बू की अजीब उपस्थिति को स्वीकार करे। इस प्रकार आधे साल तक चीजें शांतिपूर्ण रहीं, लेकिन आधे साल बाद एक छोटी सी दुर्घटना हुई। नरक लापरवाही के कारण बुराई का भंडारण करने वाले कंटेनर में विस्फोट हो गया, जिससे जनम्बा को जन्म मिला। अंत में यह माजिन बू की बुरी ऊर्जा द्वारा बनाया गया एक राक्षस था। नरक में होने वाले इस तरह के बदलाव के साथ जेड फाइटर्स स्वाभाविक रूप से इसे हल करने के लिए आगे बढ़े। ये कहा जाना चाहिए कि इस जनम्बा में कुछ क्षमता थी। हालांकि उनकी ताकत केवल वर्तमान जेड सेनानियों के लिए ही थी, लेकिन उनके पास जो कौशल थे वे वास्तव में सीखने लायक थे। जनम्बा को खत्म करने की प्रक्रिया के दौरान कुछ ऐसा हुआ जिस पर किसी और ने ध्यान नहीं दिया। इस परिवर्तन ने टैलोट को परिवर्तन के स्रोत का पीछा करते हुए फिर से टाइम स्पेस टनल में कदम रखने की अनुमति दी। एक अज्ञात अंधेरी शक्ति ने उसकी टाइमलाइन पर आक्रमण किया था, जिससे जनम्बा कुछ हद तक मजबूत हो गया था। टैलोट को यकीन था कि यह दुष्ट अंधेरी शक्ति डार्क डेमन दायरे से आई थी और वह नहीं जानता था कि यह किस दानव देवताओं की शक्ति थी। इस घटना के बाद टैलोट ने अन्य समय सीमाओं के बारे में कई चीजों पर चर्चा करने के लिए गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बीरिस और एंजल विस को भी पाया। कुल मिलाकर समय सीमा के बीच अस्थिर कारक उभरे हैं और मूल पैटर्न को एक विशेष शक्तिशाली बल द्वारा तोड़ा जा रहा है। विस के अनुसार टाइम पेट्रोल पहले से ही जांच कर रहा है और फिलहाल यह उनकी टाइमलाइन के लिए खतरा पैदा नहीं करता है। और इस अपवाद के बाद ऐसी स्थितियां फिर से नहीं हुई। लेकिन यह मामला जितना अधिक होगा उतना ही यह पूर्वाभास देता है कि निकट भविष्य में एक बड़ी घटना अनिवार्य रूप से घटित होगी। जनम्बा समस्या के हल होने के बाद एक और शांतिपूर्ण आधा साल बीत गया। पिछले 6 महीनों में जेड फाइटर्स की ताकत में जबरदस्त वृद्धि हुई है। इसी दौरान पृथ्वी ने एक और काले जादूगर का स्वागत किया, जो एक बंद संगीत बॉक्स लिए हुए था और उसने योद्धाओं से इसे खोलने में मदद करने के लिए एक दयनीय नाटक रचा। क्योंकि उस समय टैलोट अपने बंद कमरे में चल रहे प्रशिक्षण के एक महत्वपूर्ण मोड़ पर थे, इसलिए उन्हें इस घटना के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था। इसके परिणामस्वरूप मूल कृति की तरह ही कथानक का खुलासा हुआ। इसमें कोई संदेह नहीं है कि योद्धा टैपियन संगीत बॉक्स में बंद है और प्रेत माजिन हिरुदेगन टैपियन के शरीर में बंद है। मुझे कहना पड़ेगा, ये दानव लोक का एक और उत्पाद है। अगर मूल रचना में यही स्थिति होती तो सोन गोकू अंत में सुपर सैयान 3rd ग्रेड में परिवर्तित हो जाता, हिरुदेगन की कमजोरी का पता लगाता और ड्रैगन फिस्ट से उसे मार डालता। लेकिन हकीकत कुछ और ही है।
भले ही हिरुडेगान की ताकत बहुत मजबूत है, ये केवल ट्रिलियन ग्रेड इकाई में है। युवा पीढ़ी ने भी इस साल ताकत में काफी सुधार किया है और उन्होंने उसे आसानी से खत्म कर दिया। ये कहा जा सकता है कि जब टैलोट ने खबर सुनी तो उसने इसे सिर्फ एक कहानी के रूप में लिया और घटना के बारे में सीखा। अंत में यह उनके नेतृत्व में था कि सभी की ताकत बहुत मजबूत हो गई। युग क्रॉसिंग स्ट्रेंथ क्रशिंग देर से सुपर युग के बड़े लोगों की तरह है जो शुरुआती वर्षों के दुश्मनों का सामना कर रहे हैं जो सिर्फ चींटियां हैं। हिरुडेगान घटना के बाद टैलोट रुचि से दानव क्षेत्र में गया, ये देखने के लिए कि इस समय रेखा का दानव क्षेत्र डार्क डायमंड दायरे से कितना अलग है। इस साहसिक कार्य के दौरान टैलोट ने दानव क्षेत्र में सभी प्रकार की चीजें देखी और दानव क्षेत्र में रहने वाले प्राणियों से चकित रह गए। सच कहें तो दानव लोक की एक खासियत यह है कि वहां का विशेष वातावरण उन जैसे लोगों के लिए साधना हेतु वातावरण बदलने के लिए बहुत उपयुक्त है। स्थानीय समय रेखा के दानव लोक की खोज करते समय टैलोट संयोगवश महान दानव राजा के उत्तराधिकार के लिए चल रहे एक रक्तपातपूर्ण संघर्ष में भी हस्तक्षेप करने के लिए बाध्य हो गया, क्योंकि दानव राजा डाबुरा को उसके बच्चों ने तब मार डाला था जब वह बाबिडी के साथ पृथ्वी पर गया था। तब से दानव लोक के महान दानव राजा का सिंहासन खाली है। टैलोट की मुलाकात नए महान दानव राजा गोमा से हुई और उसने अत्यंत जादुई दानवी तीसरी आंख भी देखी। यह अविश्वसनीय है कि यह 100 मिलियन से अधिक की शक्ति वाले किसी प्राणी को सीधे छठे आयाम के स्तर तक पहुंचा सकता है। इस राक्षसी तीसरी आंख ने टैलोट को उन अतिरिक्त कहानियों में वर्णित दानव देवता की आंख की याद दिला दी जो उसने पढ़ी थी। हालांकि इन दोनों के बीच अभी भी बहुत अंतर है। सबसे अपमानजनक बात यह है कि यह राक्षसी तीसरी आंख अभी भी एक थोक उत्पाद है। हालांकि उत्पत्ति अज्ञात है, यह निश्चित है कि दानव क्षेत्र में कम से कम 3 हैं। शायद यह एक निश्चित दानव देवता या एक निश्चित वैज्ञानिक द्वारा बनाया गया उत्पाद है। अगले 2 या 3 वर्षों में फिर से कुछ भी बड़ा नहीं हुआ, यानी योद्धाओं की ताकत टूट गई, वे एक दूसरे को चुनौती देंगे और विनाश के देवता को चुनौती देने जैसे छोटे छोटे एपिसोड थे। संक्षेप में 5 साल बाद हर किसी की ताकत लंबे समय से अलग हो गई है जो पहले हुआ करती थी। दक्षिण सागर के ऊपर यहाँ एक द्वीप है जो आकार में बड़ा नहीं है लेकिन सभी प्रकार की वास्तुशिल्प सुविधाओं से परिपूर्ण है और काफी शानदार है। सालों पहले बुल्मा ने इस जगह को कैप्सूल कॉप कंपनी के नाम से खरीदा था और लगातार इसे विकसित कर रहा था। यह पिछले साल तक नहीं था कि यह निजी द्वीप पूरी तरह से सिद्ध हो गया था। टैलोट परिवार के लिए छुट्टी मनाने और सभी के साथ इकट्ठा होने के लिए एक निजी द्वीप बन गया था। वास्तव में यह अपने परिवार और बच्चों को प्रशिक्षित करने के लिए बेहतर वातावरण प्रदान करने का बुल्मा का तरीका भी था। भले ही वेस्ट सिटी में मनो बड़ा है और वेस्ट सिटी के मैदानों से जुड़ा हुआ है, लेकिन इसकी तुलना यहाँ की पूर्ण शांति और एकांत से नहीं की जा सकती है। इस समय द्वीप के समुद्र तट पर टैलोट अपने परिवार के साथ धूप सेंकने का आनंद ले रहा है। अन्य लोग भी मौजूद हैं, जैसे कि श्री शैतान की बेटी विदेल, साथ ही साथ सोन गोहान, ट्रीप और अन्य। 2 साल पहले उनकी बेटी और बेटा गोहन एक साथ हो गए, जिसे सेलारी ने लौटने पर जो कहा था उसे पूरा करने के रूप में माना जा सकता है। अंततः पति और पत्नी बन गए और एक बेटा पैदा किया। शुरुआत में बच्चे के नाम की बात ने टैलोट को काफी परेशानी का कारण बना। उन्हें उसका नाम सन वुनेंग क्यों रखना पड़ा, जिसका अर्थ है सर्वशक्तिमान। अर्थ अच्छा था, लेकिन इसने बेवजह टैलोट को अपने पिछले जीवन में पश्चिम की यात्रा से सुअर की याद दिला दी। 1 महीने बाद तक जब टैलोट ने उसे जियो लुओ की आंख कहाया, तब तक नाम बदलकर सन जियो लुओ कर दिया गया। हालांकि हर कोई आश्चर्यचकित था कि टैलोट को लुओ चरित्र के प्रति इतना जुनून क्यों था, कोई नहीं पूछेगा और टैलोट ने कभी समझाया। वास्तव में ऐसा इसलिए था क्योंकि यह बच्चा वास्तव में उसके जैसा दिखता था जब वह अपने पिछले जीवन में छोटा था। वो बेवजह उसके करीब महसूस कर रहा था, जिसके बारे में बोलते हुए टैलोट वास्तव में एक बहुत ही खुले विचारों वाला व्यक्ति है, अन्यथा वह नहीं चाहता था कि उसकी बेटी को बेटा गोहन ले जाए। संक्षेप में इसके बारे में अलग तरह से सोचते हुए कम से कम ये सोन गोहन था जिसे फायदा हुआ। अगर यह पृथ्वी पर कोई साधारण व्यक्ति होता तो वह निश्चित रूप से इसे स्वीकार नहीं करता। तरोला और बेटे गोहन के बाद टैरोस और विदेल ने भी पिछले साल शादी की थी। वे दोनों स्वाभाविक रूप से एक साथ आए और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि विदेल पहले से ही थोड़े जीवन के साथ गर्भवती है। टैलोट को नाम की उतनी परवाह नहीं थी। आखिरकार ये सन वुनेंग जितना अटपटा तो नहीं होता। हालांकि टू ब्रैथ्स ये भी जानते थे कि वह लुओ नामक किरदार की कितनी परवाह करता है, इसलिए इस पर चर्चा करने के बाद उन्होंने लुओ मेई नाम बताया। शायद यह सही है, उसके गर्भ में पल रही बच्ची है। हालांकि टैलोट इस बात से निराश थे कि उनके बेटे और विडेल ने नामकरण को लेकर इतनी लापरवाही बरती, फिर भी उन्हें इस बात से थोड़ी खुशी हुई कि नाम लुओ अक्षर से शुरू होता है। हालांकि इस दुनिया में उपनाम का पहला अक्षर होने की कोई अवधारणा नहीं है, फिर भी यह उनके लिए असाधारण महत्व रखता है। सौभाग्यवश मेई नाम का उच्चारण करना बहुत आसान है, इसलिए टैलोट ने स्वाभाविक रूप से इसे स्वीकार कर लिया। पिताजी, मुझे नहीं लगता कि आपको सन शियाओ लुओ को जरूरत से ज्यादा लाड़ प्यार करना चाहिए। वह अभी 2 साल का भी नहीं हुआ है और अब जब तक आप आसपास रहेंगे वह हमारी बात नहीं सुनेगा। सोंग गोहान ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ टैलोट से शिकायत की। वह बेहद बेबस था। एक पिता होने के नाते वह अपने बेटे को केवल चुपके से ही अनुशासित कर सकता था, लेकिन जब तक बड़े बुजुर्ग आसपास थे उसके शब्द व्यर्थ थे। ये छोटा लड़का बहुत होशियार है, चेहरों को पढ़ना जानता है और यह भी जानता है कि कब वह नखरे दिखा सकता है और कब उसे सहन करना चाहिए और अपने माता पिता को नाराज नहीं करना चाहिए। वो बिल्कुल तारोला की तरह दिखता है जब वह बच्ची थी।
उससे पूछो कि वो बचपन में कितनी शरारती थी, तालोट ने मुस्कुराते हुए कहा। उसने तारोला की ओर उंगली उठाई, जिससे पास में ही व्यस्त तारोला थोड़ा शर्मिंदा होकर शर्मा गया। पिताजी, क्या आपको मेरी कमियों को इस तरह उजागर करना जरूरी है? हालांकि मैं बचपन में चंचल था, लेकिन मैं इस छोटे बदमाश की तरह नहीं था जो इतनी कम उम्र में मुझ पर और गोहान पर शरारतें करने लगा है। मम्मी बुरी है, पापा बुरे हैं। सन शियाओलू अभी तक खुद को अभिव्यक्त करने में बहुत कुशल नहीं लग रहा था, लेकिन वह अपने अर्थ को सटीक रूप से व्यक्त कर सकता था। उसके मन में ये बात थी कि दादाजी के आसपास होने से कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दादाजी, यह सही है। पहले तो उन्हें नाना कहा जाता था, लेकिन टैलोट को लगा कि नाना कहना ज्यादा आत्मीय होगा, इसलिए उन्होंने नाना की उपाधि बदल दी। शुरू में तो यह कोई बड़ी बात नहीं थी। इस दुनिया में लोगों को संबोधित करने के तरीके को लेकर ज्यादा सख्ती नहीं बरती जाती। इसके अलावा ये वे ही हैं, धर्मनिरपेक्ष विचार उन्हें प्रतिबंधित नहीं कर सकते। देखिए पिताजी, आपके समर्थन के बावजूद वो मेरी ओर आंखें घुमाने की हिम्मत भी कर रहा है। तारोला गुस्से से आग बबूला हो गया और आगे बढ़कर सन शियाओलुओ का कॉलर पकड़ लिया। सन शियाओलुओ ने अपने छोटे छोटे हाथों को हिलाकर तालोट से मदद मांगी और मुंह से कुछ शब्द बुदबुदाए। दुर्भाग्यवश उसका अनुमान गलत निकला। इस बार टैलोट तमाशा देखने के लिए तैयार था। माता पिता स्वाभाविक रूप से अपने बच्चों के लिए कुछ भी बुरा नहीं चाहेंगे, इसलिए वो कभी कभी अत्यधिक लाड़ प्यार करते हैं, लेकिन जब वास्तविक शिक्षा की बात आती है तो यह अभी भी आवश्यक है। आखिरकार वो एक लड़का है, उसे दंड न देने से वो बिगड़ जाता है। टैलोट के बिना, जो उसका सुरक्षा कवच था, सन शियाओलुओ को जल्द ही बुरी तरह पीटा गया। उसका चेहरा आंसुओं और नाक के पानी से लथपथ था, लेकिन उसने अपने माता पिता के बारे में कुछ भी बुरा कहने की हिम्मत नहीं की। बहुत चालाक, नन्हा शैतान। सोंग गोहान ने अपना चेहरा ढक लिया और धीरे से हंस पड़ा। उसका बेटा वाकई बहुत मजा किया था। वैसे आपके पिताजी और चाचा विनाश के देवता लोक में साधना कैसे कर रहे हैं? मुझे याद है कि वे लगभग 6 महीने पहले वापस आए थे। क्या उन्होंने कोई नई उपलब्धि हासिल की है? टैलोट ने पूछा। ये सुनकर सोंग गोहान ने हल्के से सिर हिलाया। मुझे भी कोई खबर नहीं मिली है। मुझे लगता है कि वे आपको चुनौती देने के लिए अल्ट्रा इंस्टिंक्ट हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। पिताजी, 1 साल से भी पहले जब से वह सुपर सैयान ब्लू के 30वें चरण तक पहुंचे हैं। हालांकि वह सफलतापूर्वक सुपर सैयान 4थे ग्रेड में परिवर्तित हो गए हैं। मेरे पिताजी किसी भी कीमत पर सुपर सैयान 5वें चरण तक नहीं पहुंच पाए हैं, इसलिए विस के मार्गदर्शन में उन्होंने दिव्य तकनीकों का अभ्यास करना शुरू कर दिया है। टैलोट ने हल्के से सिर हिलाया। वह लड़का हमेशा से ही सरल स्वभाव का रहा है। एक बार जब वो कोई दिशा तय कर लेता है तो वो उसमें पूरी तरह से डूब जाता है और बाकी सब कुछ नजरअंदाज कर देता है। उसे तो वापस आकर आप लोगों से मिलना भी नहीं आता, टैलोट ने कहा। चाचा भी, आजकल आंटी लॉन्च उन्हें बहुत परेशान कर रही हैं। उन्हें कह रही हैं कि बाहर जाकर मर जाओ और वापस मत आना। सोंग गोहान हंसते और रोते हुए बोला। ये लॉन्च की शैली के अनुरूप था, लेकिन ये केवल बातें थीं। उसका और चीची का व्यक्तित्व वास्तव में काफी मिलता जुलता है। दोनों का व्यक्तित्व सीधा साधा है। अगर उनके पति अधिक शक्तिशाली हो जाते हैं तो वे वास्तव में सोंग गोकू और रेडिट्स के लिए खुश होंगी। जब मुझे समय मिलेगा तो मैं जाकर देखूंगा और उन्हें ठीक से समझाऊंगा। उनसे कहूंगा कि वे अपने परिवारों के साथ समय बिताने के लिए कुछ समय निकालें। ये कहने के बाद टैलोट बीच चेयर से उठे और अंगड़ाई ली। उन्होंने हाल ही में वाकई पर्याप्त आराम किया था। पिछले 5 वर्षों में उनकी शारीरिक क्षमता पहले की तुलना में पूरी तरह से भिन्न है। कुछ महीने पहले अंतिम सफलता हासिल करने के बाद से वो लगातार आराम कर रहा है। अब जब उसकी छुट्टियां लगभग खत्म हो चुकी हैं तो उसे एक नए क्षेत्र की ओर बढ़ना चाहिए और कुछ काम निपटाने होंगे। चैप्टर 392 प्रस्थान की पूर्व संध्या पर पोती का जन्म हुआ। 5 साल देखने में लंबा समय लगता है, लेकिन वास्तव में ये बहुत कम होता है। तालोट की ताकत अब पहले जैसी नहीं रही। ये कहा जा सकता है कि उसकी ताकत में सुधार और उसके स्तर में उन्नति के साथ, भले ही वो सक्रिय रूप से साधना न करे, फिर भी वो अपने दैनिक जीवन की कुछ छोटी छोटी बातों से अंतर्दृष्टि प्राप्त कर लेता है, जिससे उसे नई उपलब्धियां प्राप्त होती हैं। ये कहना उचित होगा कि अपने वर्तमान स्तर पर पहुंचने के बाद उसे अब पहले की तरह साधना करने की आवश्यकता नहीं है। जब उसकी मूल शक्ति 10वें आयाम तक पहुंच गई तो शक्ति बढ़ाने के सभी पुराने तरीके एक अलग स्तर पर पहुंच गए। दूसरे शब्दों में, शुद्ध शक्ति साधना से प्राप्त होने वाले पुरस्कार अब महत्वपूर्ण नहीं रह गए हैं और यहाँ तक कि उन्हें नगण्य भी कहा जा सकता है। टैलोट सबसे आगे चलते हुए उनके लिए मार्ग प्रशस्त करता है। नियमों की शक्ति का विकास करने से शुरुआत करते हुए अब जाकर उसे एक और कदम आगे बढ़ाने का अवसर मिला है। अपनी वर्तमान शक्ति के अनुसार वह वास्तव में किसी भी समय 11वें आयाम स्तर में प्रवेश कर सकता है, बस उसने कभी जल्दबाजी नहीं की है। अपनी वर्तमान पूर्ण शक्ति के अनुसार यदि यह जीवन मरण की लड़ाई होती तो वह कम से कम 14वें आयाम स्तर तक पहुंच सकता था और यहाँ तक कि 15वें आयाम स्तर को भी छू सकता था। यह वो क्षेत्र है जहाँ विस और वाडोस मौजूद हैं। उन्हें विस और वाडोस के साथ अभ्यास करने के अवसर भी मिले हैं, जिनसे उन्हें काफी लाभ हुआ है। समुद्र की ओर देखते हुए और समुद्री हवा का अनुभव करते हुए टैलोट के अचानक आए बदलाव ने वहां मौजूद सभी लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया। दरअसल हाल ही में चूंकि तालोट के पास एक योजना थी, इसलिए उसने जानबूझकर या अनजाने में अपने परिवार को अप्रत्यक्ष रूप से इस विचार को व्यक्त करना शुरू कर दिया था। भले ही उसने यह बात खुलकर न कही हो, लेकिन हर कोई वास्तव में महसूस कर सकता था कि 5 साल तक अच्छे संबंध बनाए रखने के बाद टैलोट के फिर से चले जाने की बहुत संभावना थी। सेलारी, बुल्मा, बुमा और एंड्रॉयड 18 ने तालोट से संपर्क करने की पहल की।
युवा पीढ़ी के बच्चे हाशिए पर खड़े थे, जानबूझकर आगे नहीं बढ़ रहे थे। अगर परिवार उनके साथ हो और वे रुक सकें, अगर वे इसी तरह खेलते रह सकें, तो यह वाकई बहुत अच्छा होगा। लेकिन तालोट आराम और सुख सुविधाओं में लिप्त रहने वाला व्यक्ति नहीं है। उसके लक्ष्य हैं, वो और अधिक शक्तिशाली बनना चाहता है ताकि वो हर चीज के स्रोत का पता लगा सके। एक पुनर्जन्म लेने वाले के रूप में अगर पुनर्जन्म के बाद वह सिर्फ एक साधारण शक्तिशाली व्यक्ति ही रह जाए तो ये ठीक रहेगा। इस स्थिति तक पहुंचने के बाद उसकी तरह पीछे हटने का कोई रास्ता कहाँ बचता है। उसे आगे बढ़ते रहना चाहिए और उसे उन सभी चीजों की रक्षा के लिए और भी आगे जाना चाहिए जिनकी वह परवाह करता है। खुद को प्रेरित करने के लिए केवल एक ही कारण का उपयोग करते हुए वह यह है कि वह निश्चित नहीं है कि अंधेरे में ऐसे दुश्मन छिपे हुए हैं जिनकी वह कल्पना भी नहीं कर सकता। हाल ही में अपनी भावनाओं के संदर्भ में टैलोट एक अकथनीय संकट की भावना से ग्रस्त है, मानो उसका इस दुनिया में आना एक चमत्कार नहीं बल्कि एक पूर्व निर्धारित योजना थी, या यूं कहें कि उनका पुनर्जन्म किसी न किसी चीज से संबंधित होना चाहिए। उसे कारण का पता लगाना होगा और उसे यह पुष्टि करनी होगी कि इस दुनिया में उसके अलावा, इस विशेष मामले के अलावा कोई अन्य अपवाद नहीं है। ये भी कहा जा सकता है कि टैलोट को संदेह है कि वह अकेला ऐसा व्यक्ति नहीं है जो पुनर्जन्म लेकर आया है। हालांकि काफी समय बीत चुका है और पिछले जीवन की यादें पूरी तरह से याद नहीं आ पा रही हैं, फिर भी वो ये जानता है कि अनंत स्वर्गों और लोकों में अनगिनत पुनर्जन्म लेने वाले प्राणी हैं। चूंकि ड्रैगन बॉल की दुनिया मौजूद है तो अन्य दुनियाएं भी अवश्य मौजूद होंगी। पहले वह एक बंद डिब्बे में कैद था, डिब्बे के बाहर की दुनिया को देख नहीं पाता था। अब स्थिति अलग है, उसके पास ढक्कन उठाने की प्रारंभिक क्षमता है। कुछ हिचकिचाते हुए तालोट होश में आया, अपने बगल में बैठी चारों पत्नियों को देखा और फिर अपने बेटों, बेटियों और पोते पोतियों को देखा। काफी देर तक टालमटोल करने के बाद उसने अपनी निगाहें विडेल पर टिका दी। मेई के जन्म के बाद मैं एक बार फिर अपने अंतरिक्ष समय की दुनिया को छोड़कर एक जवाब खोजने और कुछ ऐसे काम करने के लिए निकल जाऊंगा जो किए जाने चाहिए, टैलोट ने अच्छी तरह सोच विचार करने के बाद कहा। वो वास्तव में प्रतीक्षा कर रहा था, ठीक इसी कारण से कि मेई का जन्म अभी तक नहीं हुआ था। उनकी बातें सुनकर चारों महिलाओं को इसका पहले से ही अंदाजा था और उन्होंने सुकून भरी और राहत भरी मुस्कान दिखाई। हालांकि तालोट एक बार 17 वर्षों के लिए उनसे दूर चले गए थे, लेकिन पिछले 5 वर्षों से वो उनके साथ थे, जिससे उन्हें सबसे अद्भुत 5 वर्ष बिताने का मौका मिला। अगर चीजें इसी तरह चलती रहीं तो निश्चित रूप से उनके लिए अच्छा होगा। हालांकि वे ये भी जानती थी कि वे हद से ज्यादा स्वार्थी नहीं हो सकती। तालोट की पत्नियों के रूप में वे उन्हें समझती थीं और पूरी स्थिति से भलीभांति परिचित थीं और उन्हें कभी भी वो करने से नहीं रोकेंगी जो उन्हें करना आवश्यक था। शायद एकमात्र अनुरोध यही था कि जल्दी घर आ जाएं। किसी भी विरोध का सामना न करते हुए तालोट को अपने दिल में अपराध बोध का अनुभव हुआ। वो और अधिक विस्तार से समझाना चाहता था, लेकिन शब्द उसके होठों तक पहुंच गए और अपनी पत्नियों के साथ आंखों का संपर्क उसे पूरी तरह से भावुक कर गया। सब कुछ बिना शब्दों के ही समझ लिया गया। माताओं ने कुछ नहीं कहा और बेटों, बेटियों, दामादों, बहुओं और पोते पोतियों के रूप में भी उन्होंने कोई दखल नहीं दिया। बाद में बातचीत करने का समय होगा, इसलिए सवाल पूछने की कोई जल्दी नहीं थी। देखते ही देखते 1 महीने से अधिक का समय बीत गया। 1 जून, आयु 779 वर्ष। जिस दिन टैलोट ने इसे बहुत शुभ माना, उसी दिन विस की मदद से टैलोट की पोती लू मेई का जन्म हुआ। बच्चे के जन्म से परिवार में लंबे समय से खोई हुई खुशी लौट आई, लेकिन इसने सभी के दिलों को भी भारी कर दिया। क्योंकि 1 महीने से भी अधिक समय पहले टैलोट ने कहा था कि बच्चे के जन्म के बाद वह एक नई यात्रा पर निकलेंगे। यहाँ तक कि टैलोट को खुद भी नहीं पता था कि वह कहाँ जा रहा है, लेकिन उसे एक बात का यकीन था, यह प्रस्थान बहुत लंबा नहीं होगा, लेकिन वह बहुत जल्दी वापस भी नहीं आएगा। कम से कम 1 वर्ष, अधिकतम 10 वर्ष। बेशक टैलोट ने यह नहीं कहा कि वह 10 साल के लिए जा रहा है, बल्कि केवल इतना कहा कि जवाब मिलने के बाद वह जल्द ही वापस आ जाएगा। इस कालक्रम में मौजूद चारों महिलाओं, जिनमें उसकी अपनी संतानें भी शामिल थीं, के बारे में टैलोट को कोई चिंता नहीं थी। वह विशेष रूप से इस बारे में राजा यम्मा से पूछने के लिए ही न रख गया था। सरल शब्दों में कहें तो उनकी उपलब्धियों के लिए उन्हें पुरस्कृत करने के लिए इन योद्धाओं के परिवार कम से कम 100 वर्ष तक बिना किसी विपत्ति या बीमारी के जीवन व्यतीत करेंगे। उनकी 3 पीढ़ियों का वंशक्रम इस प्रकार संपन्न होगा और वे कम से कम 2 या 300 वर्ष तक जीवित रह सकेंगे। इसमें भावी पीढ़ियों द्वारा अपने स्वयं के संवर्धन पर निर्भर रहकर अपने अस्तित्व को लंबा करने की बात भी शामिल नहीं थी। संक्षेप में, टैलोट जिन लोगों की परवाह करता था उनकी उम्र 200-300 साल से भी अधिक थी, क्योंकि उन्होंने आत्मा वृक्ष का फल खाया था और बुल्मा और सेलारी ने शेनरॉन का उपयोग करके अपनी युवावस्था बनाए रखने की इच्छा व्यक्त की थी और एक तरह से शेनरॉन ने उन्हें भी लंबी उम्र दी थी। बेशक ये तो सिर्फ सतही जानकारी थी। टैलोट को लगा कि इसका संबंध इस तथ्य से होना चाहिए कि उसे ग्रैंड प्रीस्ट की स्वीकृति मिल गई थी और उसका समूह एंजल्स और ग्रैंड प्रीस्ट से जुड़ा हुआ था। कम से कम जिनके पास पर्याप्त शक्ति नहीं थी, जो देवता नहीं बने थे, वे अभी भी केवल नश्वर थे। भले ही उनके पास कुछ विशेष शक्तियां हों, वे बाहरी वस्तुएं थे। नन्ही लुओ मेई को गोद में लिए हुए टैलोट दिल से बेहद खुश था। अब परिवार के मामले में उन्हें कोई पछतावा नहीं माना जा सकता है। उनके बेटे और बेटियां थीं, साथ ही पोते और पोतियां भी थीं। दादाजी, मुझे उसे गोद में लेने दीजिए। सुन शियाओ लुओ ने अधीरता से अपने छोटे हाथ हिलाए। हालांकि अभी छोटा ही है, केवल 2 साल का, यह नन्हा सा जीव काफी मजबूत है। तो अब तुम्हें सावधान रहना होगा, अब से तुम ही अपनी छोटी बहन की रक्षा करोगे। टैलोट ने धीरे से मुस्कुराते हुए लुओ मेई को अपनी बाहों में उसे सौंप दिया।
छोटा लड़का बहुत जिम्मेदार था, अपनी बहन को कसकर पकड़ रहा था, उसे जमीन पर गिराने से डरता था। इस दृश्य को देखकर बगल के लोगों ने खुशी की मुस्कान दिखाए। पुनश्च मुझे उन पाठकों के लिए वास्तव में खेद है जो इस पुस्तक का अनुसरण कर रहे हैं। मैं कुछ समय से अस्वस्थ महसूस कर रहा हूं और उसके ऊपर मुझे महीने की शुरुआत में फूड पॉइजनिंग हुई थी और मैं ठीक हो रहा हूं, इसलिए नई किताब महीने की शुरुआत में रिलीज होने के लिए समय पर नहीं आई। सबसे निराशाजनक बात यह है कि यह इस पुस्तक के अंत के महत्वपूर्ण क्षण में हुआ। मूल रूप से मैंने अंत लिखना समाप्त करने और फिर इसे एक ही बार में अपलोड करने की योजना बनाई थी, लेकिन वर्तमान में अभी भी कुछ सामग्री है जो समाप्त नहीं हुई है। मुझे थोड़ी प्रेरणा की कमी है और मैं इसे खींचना जारी रखने की योजना नहीं बना रहा हूं, इसलिए मैं इसे अब अलग से अपडेट कर रहा हूं। मैं हर दिन शब्दों की संख्या की गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन मैं अगले कुछ दिनों में अपडेट करना जारी रखूंगा, धीरे धीरे, जब तक कि अंत पूरा नहीं हो जाता। इसके अलावा नई किताब भी कुछ ही दिनों में विमोचन हो सकती है और मुझे उम्मीद है कि तब सभी लोग इसका समर्थन करेंगे। इस बार कृपया निश्चिंत रहें कि अपडेट में अब कोई रुकावट नहीं आएगी। कि शैडो की किताबें पढ़ने वालों को पता होगा कि मैंने अपडेट करना कभी बंद नहीं किया। इस बार मेरे पास मूल रूप से 1 महीने के ड्राफ्ट थे, लेकिन नए साल और बीमारी के कारण वे सब खत्म हो गए। सामान्य परिस्थितियों में मैं नई किताब प्रकाशित करने से पहले 1 सप्ताह से अधिक समय तक ड्राफ्ट तैयार रखता हूं। यहां मैं आप सभी के समर्थन और चिंता के लिए एक बार फिर धन्यवाद देना चाहता हूं। चैप्टर 393 11वें आयाम को तोड़ना, समय की नदी। परिवार के रूप में कौन इस तरह के एक दोस्ताना और गर्म दृश्य को नहीं देखना चाहेगा। बाहरी लोगों के लिए टैलोट परिवार का माहौल देखना भी संक्रामक होगा। रिश्तेदारों और दोस्तों की बधाई के बीच एक भव्य भोज का आयोजन किया गया। आखिरकार पोती का जन्म इस परिवार के लिए एक बड़ी घटना है। टैलोट ने अपने जाने से पहले इस दुनिया में सभी को अलविदा कहने का अवसर लिया। बारडॉग परिवार गिन, रेडिट्स, लॉन्च, ट्रीप, ककरोट, ची, सोंगोहान, सोंगोटेन। वेजिटा परिवार चड्डी, वेजिटा की पत्नी जेला और वह बेटी जिसके साथ वह गर्भवती है। नप्पा परिवार, उसकी पत्नी और वह बच्चा डोरे, जो काफी अच्छा बच्चा है। वो 5 साल पहले अद्भुत थे और इन 5 वर्षों में वो अब अपने दम पर खड़े हो सकते हैं। ब्रोली परिवार, उनकी पत्नी अमिगा और बेटी मिली अब एक सुंदर और आकर्षक युवती है। फिर क्रिलिन परिवार टीएन शिनहान और चियात्सु, यमचा और पुआर, मास्टर रोशी, ओलोंग और डेंडे और पोपो हैं। इस भोज में पृथ्वी के सभी बड़े लोगों ने भाग लिया। नामेक से लगार, नेल और पिकोलो नहीं आए, नहीं कैस और राजा कैस। बेशक विनाश के 2 देवता और एंजल्स निश्चित रूप से मौजूद थे, हर दिन भोज के लिए उत्सुक थे। भोज के दौरान सभी ने खुलकर बात की। इस दौरान उन्होंने जो कुछ भी अनुभव किया था उस पर चर्चा की और ताकत में अपने अपने सुधार पर भी चर्चा की। शायद कुछ लोगों को पहले से ही यह खबर पता थी कि टैलोट फिर से जाने वाला है, लेकिन किसी ने ये कहने की पहल नहीं की। यहां तक कि विनाश के देवताओं ने भी चुप रहना चुना। अन्य समय सीमाओं को शामिल करते हुए, दुनिया के बाहर शामिल करते हुए, विनाश के देवता अब हस्तक्षेप करने के योग्य नहीं थे। भले ही बीरस की वर्तमान ताकत 13वें आयाम स्तर तक पहुंच गई है, वह यह भी जानता है कि टैलोट एक ऐसे बिंदु तक बढ़ गया है जहां उसे उसकी ओर देखना चाहिए। जैसा कि विस ने उससे कहा, यहां तक कि उसे अब टैलोट को भी गंभीरता से लेना होगा, अन्यथा अगर वह सावधान नहीं है तो वह हार सकता है। भोज समाप्त होने के बाद भीड़ तितर बितर हो गई और शोरगुल वाला माहौल फिर से शांत हो गया। टैलोट ने इस अवसर का लाभ उठाते हुए अपने प्रस्थान का सटीक समय भी घोषित कर दिया। उनकी पोती का जन्म हो चुका है और उन्होंने बच्ची को देख भी लिया है, लेकिन वे तुरंत नहीं जाएंगे। वे कम से कम कुछ और महीनों तक यहीं रहेंगे और अपनी पोती के जन्म के बाद कुछ छोटी और खूबसूरत यादें छोड़ जाएंगे। ये कुछ महीने वास्तव में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन का समय है, क्योंकि टैलोट परिवार के पुनर्मिलन से उत्पन्न भावनाओं का उपयोग अपनी मानसिक स्थिति को सुधारने और अपनी मूल शक्ति को 11वें आयाम तक बढ़ाने के लिए करना चाहता है। आधार रूप 11वां आयाम दरअसल इस समय और स्थान के योद्धाओं के लिए यह अकल्पनीय है। यहां तक कि बाडॉक, रेडिट्स, वेजिटा और काकारोट भी अपनी पूरी ताकत के साथ 11वें आयाम के दायरे को मुश्किल से ही छू सकते हैं। उनके अपने बच्चे तारोला और तारोस केवल 10वें आयाम में ही हैं। उन्हें अभी लंबा रास्ता तय करना है। आखिरकार जब तालोट 5 साल पहले लौटा था तब उनकी शक्ति केवल 8वीं से 9वीं आयाम तक ही सीमित थी। 5 साल में 11वें आयाम के स्तर तक पहुंचना अपने आप में एक असंभव उपलब्धि है। बेशक वो अग्रणी कलाकार टैलोट से कहीं अधिक निम्न स्तर का था। टैलोट की मदद से और विनाश के देवदूतों और देवताओं के मार्गदर्शन में वे अभी अभी कानूनों की शक्ति के संपर्क में आए थे। समय गुजर जाता है, पलक झपकते ही 3 महीने बीत गए। इन 3 महीनों के दौरान टैलोट ने बच्चों के पालन पोषण का अपना जीवन पूरी तरह से शुरू कर दिया था। बेशक टैलोट ने भी सफलतापूर्वक अपनी शक्ति को 11वें आयाम स्तर तक बढ़ा लिया था और वह 11वें आयाम स्तर के अंतिम चरण में था। सफलता ही शिखर है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वह शुरू से ही ज्ञान का संचय करता आ रहा था, न कि केवल एक छोटी सी अंतर्दृष्टि से सफलता प्राप्त कर रहा था। सफलता को पूरा करने के लिए टैलोट ने ग्रैंड प्रीस्ट को खोजने के लिए जेनो के मंदिर की एक विशेष यात्रा की और ग्रैंड प्रीस्ट के मार्गदर्शन में शून्य की दुनिया में प्रवेश किया। शून्य की दुनिया में भी तोड़ते हुए परिणामी घटनाएं पूरी दुनिया को हिलाती हुई लग रही थीं। एक अर्थ में इस क्षेत्र में पहुंचने के बाद किसी को वास्तव में देवताओं के उच्चतम क्षेत्र में कदम रखने वाला माना जा सकता है। इसके अलावा ये सर्वोच्च ईश्वर से परे अस्तित्व है, जैसे कि वो क्षेत्र जहां एंजल्स हैं।
टैलोट की सफलता के दौरान उसने विभिन्न कानूनों को भी लागू किया, जिससे मूल रूप से मृत शून्य की दुनिया बिग बैंग की तरह एक नए ब्रह्मांड में विकसित होने लगी। ग्रैंड प्रीस्ट के शब्दों में, शून्य की दुनिया ब्रह्मांड की उत्पत्ति है। यदि नियम पूरे हो जाते हैं तो शून्य की दुनिया एक नया ब्रह्मांड बन जाएगी। टैलोट ने इन चीजों का अनुभव किया था, इसलिए वो मोटे तौर पर समझ गया कि ग्रैंड प्रीस्ट ने क्या कहा। अपने भीतर के रहस्यों को महसूस करते हुए कानूनों की शक्ति के बारे में उनकी समझ एक नए स्तर पर पहुंच गई। आज आयु 779 है, 10 सितंबर, वो दिन भी जब टैलोट निकलता है। पृथ्वी, पश्चिम शहर, सभी व्यवस्थाएं करने के बाद, सेलारी, बुल्मा, बुमा और एंड्रॉयड 18 द्वारा तैयार की गई हर चीज को लेने के बाद, टैलोट ने केवल बच्चों को अलविदा कहा, किसी और को अलविदा कहे बिना सीधे अंतरिक्ष में कूद गया और फिर से जेनो के मंदिर में आ गया। शायद विस और वाडोस एंजल्स के रूप में उनके प्रस्थान को महसूस कर सकते थे, लेकिन वे ऐसा नहीं कहेंगे। मुख्य बात यह है कि प्रकृति को अपना काम करने दें। जेनो का मंदिर। यहाँ फिर से आकर टैलोट ने फिर से ग्रैंड प्रीस्ट को भी देखा। उनकी आंखें मिली और दोनों एक दूसरे के इरादों को समझ गए। अतीत में टैलोट अनुमान नहीं लगा सकता था कि ग्रैंड प्रीस्ट क्या सोच रहा था, और अब भी यह लगभग वैसा ही था, लेकिन फिलहाल टैलोट मोटे तौर पर जान सकता था कि ग्रैंड प्रीस्ट पहले से ही जानता था कि वह क्या करने जा रहा है, इसलिए वो यहाँ उसका इंतजार कर रहा था। क्या आप वाकई समय की नदी का पता लगाना चाहते हैं और पता लगाना चाहते हैं? ग्रैंड प्रीस्ट ने रहस्यमय मुस्कान के साथ पूछा। हाँ, टैलोट ने सिर हिलाया और फिर कहा, हालांकि अपनी ताकत के साथ मैं अभी भी उस दायरे तक पहुंचने से बहुत दूर हूं जिसमें आप हैं, लेकिन अपनी वर्तमान ताकत के साथ मुझ में अपनी पूरी ताकत से अपनी रक्षा करने की क्षमता भी है। संभवतः आपने मुझे सबसे पहले क्यों चुना, इसका कारण यही होना चाहिए। ग्रैंड प्रीस्ट इस उत्तर से बहुत संतुष्ट थे और उन्होंने सिर हिलाते हुए कहा, उस मामले में एक नजर डालना अच्छा है। हालांकि मैं आपको दुनिया के बाहर अतीत का पता लगाने में मदद नहीं कर सकता, लेकिन मैं वास्तव में आपको उत्तर खोजने में मदद कर सकता हूँ। धन्यवाद, टैलोट ने कृतज्ञतापूर्वक कहा। इस बिंदु तक शब्दों का आदान प्रदान करने के बाद ग्रैंड प्रीस्ट ने और कुछ नहीं कहा, लेकिन सीधे टैलोट को आगे बढ़ाया, जेनो के मंदिर की गहराई की ओर बढ़ गया। टैलोट पहले भी वहां था, यह इस दुनिया की समय रेखा से विकसित गलियारा था। उस समय ग्रैंड प्रीस्ट के मार्गदर्शन में उन्होंने समय में नई अंतर्दृष्टि प्राप्त की थी। अब हालांकि समय के बारे में उसकी समझ अभी भी सही नहीं थी, ये वास्तव में अतीत में जो कुछ भी था उससे अतुलनीय था। पिछली बार ग्रैंड प्रीस्ट ने उसका नेतृत्व किया था, इस बार वो अपनी समय रेखा ढूंढेगा और अतीत का पता लगाएगा। समय की नदी में कदम रखते हुए ग्रैंड प्रीस्ट के आगे बढ़ने और टैलोट के अनुसरण करने तक, ग्रैंड प्रीस्ट के रुकने और टैलोट के अकेले आगे बढ़ने तक। अगर चीजें संभव नहीं हैं तो पीछे हट जाएं। कभी कभी एक कदम पीछे हटने से एक पूरी नई दुनिया खुल सकती है। ग्रैंड प्रीस्ट के शब्द उसके दिमाग में गूंज उठे, जिससे टैलोट रुक गया, लेकिन वो पीछे नहीं मुड़ा। ठीक है, एक प्रतिक्रिया छोड़कर टैलोट आगे बढ़ा। चैप्टर 394, अतीत की खोज, भविष्य का अन्वेषण। समय की काल्पनिक नदी के भीतर न केवल भयावह रूप से शक्तिशाली कानून मौजूद हैं, बल्कि नियमों की बाधाएं भी मौजूद हैं। टैलोट जैसे जैसे एक एक कदम आगे बढ़ाता है, उसमें बदलाव आता जाता है। सुपर सैयान प्रथम चरण, सुपर सैयान द्वितीय श्रेणी, सुपर सैयान तृतीय श्रेणी, सुपर सैयान 4th ग्रेड, सुपर सैयान 5वीं अवस्था, सुपर सैयान गॉड, सुपर सैयान ब्लू, सुपर सैयान ब्लू द्वितीय श्रेणी। सुपर सैयान ब्लू का तीसरा चरण, मास्टर्ड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट, अपने चरम पर पहुंच गया है। अल्ट्रा इंस्टिंक्ट अपने चरम पर पहुंच गया है। अल्ट्रा इंस्टिंक्ट और मास्टर्ड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट, सुपर फिफ्थ अल्ट्रा इंस्टिंक्ट और मास्टर्ड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट रिल्म। अनजाने में ही समय का पथ उसके रूपांतरणों के साथ साथ अनगिनत रास्तों में परिवर्तित होता प्रतीत होता है, जिसमें उसके अनगिनत अलग अलग रूप समय के साथ चलते रहते हैं। यह एहसास ऐसा है मानो उसकी आगे की यात्रा एक अनुभव नहीं है, बल्कि उसका जीवन खंडों में बंटा हुआ है। वह केवल अतीत का पता लगा रहा है और भविष्य की खोज कर रहा है। समय के रहस्य अनंत हैं। इस समय टैलोट को एक अभूतपूर्व अनुभूति हो रही है। वह समय के साथ सामंजस्य में है और समय उसे एक अभूतपूर्व अनुभूति दे रहा है। उसे नहीं पता कि कितना समय बीत गया है, शायद 1 मिनट, शायद 1 घंटा, शायद 1 दिन, शायद 1 साल या शायद 1 पल। समय के आलिंगन में डूबे हुए टैलोट द्वारा समझे गए नियमों का परिवर्तन, साथ ही सर्वोच्च समय नियम की उनकी गहरी समझ, सब कुछ अपने मूल में लौटता हुआ प्रतीत होता है, मानो कुछ हुआ ही न हो, कुछ बदला ही न हो। क्या ये मेरा समय है? आगे देखते हुए टैलोट समय के मार्गदर्शन में वह समय पाता है जो वास्तव में उसका है। एक पल में ऐसा प्रतीत होता है मानो उसे ईश्वर की दृष्टि प्राप्त हो गई हो। वह इस संसार में अपने पूरे जीवन को देख सकता है, फिर भी उसे छू नहीं सकता। जो कुछ भी पहले ही हो चुका है उसे नियमों की सीमाओं के तहत आसानी से बदला नहीं जा सकता, या यूं कहें कि मैं इतना शक्तिशाली हूं कि मैं खुद भी अपने अतीत में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। टैलोट आगे बढ़ते हुए मन ही मन कहता है, इस जीवन में उसके अनुभवों के दृश्य विपरीत खेलते हैं, और हर बार जब वह सब कुछ देखता है जो उसने किया है और अतीत का अनुभव किया है, तो उसकी अलग अलग भावनाएं होती हैं, जब तक कि वह अपने बचपन में वापस नहीं आ जाता। ग्रह वनस्पति। पीछे मुड़कर देखने पर मुझे एहसास हुआ कि मेरा अतीत स्व इतना षड्यंत्रकारी, गणना और अनिर्णय से भरा था। टैलोट को मनोरंजन की भावना महसूस होती है। जब वो पर्याप्त मजबूत नहीं था तो वो कुछ भी करने से पहले सब कुछ बार बार सोचता था, और सबसे अच्छी योजना निर्धारित करने के बाद वो अनगिनत तैयारी करता था। अंत में ये सब एक बेहतर जीवन जीने के लिए था।
पीछे मुड़कर सोचते हुए वह कैसे कल्पना कर सकता था कि एक दिन वह इतना शक्तिशाली हो जाएगा या वह अपने अतीत को इस तरह से देखेगा। समय की नदी में खड़े होकर टैलोट अपने अतीत से उस पहाड़ी पर लौट आया। वह अपने छोटे स्व के सामने खड़ा था। इस समय वो सिर्फ एक छोटा सा बव्वा था, अपने हाथ में बैटल पावर डिटेक्टर के साथ खेल रहा था। अगर उसे सही ढंग से याद है तो यह एक उन्नत बैटल पावर डिटेक्टर होना चाहिए। बीप 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 बीप, बैटल पावर इंडेक्स 990 अंक। ये बैटल पावर डिटेक्टर 2.0 संस्करण है। ये पहली पीढ़ी के डिटेक्टर की तुलना में अधिक सटीक है और कार्य अधिक पूर्ण है। अगर मैं भविष्य में अपनी पूरी ताकत को उजागर नहीं करना चाहता तो मुझे अपनी आभा में उतार चढ़ाव को दबाने के लिए अधिक मानसिक ऊर्जा का उपयोग करना होगा। कीपर मेरा नियंत्रण और आगे बढ़ना चाहिए। परिचित शब्दों को सुनकर टैलोट दिल की गहराइयों से मुस्कुराया। वह अपने छोटे स्व को बोलते हुए सुन सकता था और वह समय पर खुद का सामना भी कर सकता था, लेकिन उसका छोटा स्व नहीं जान पाएगा। पहाड़ से नीचे जाने से पहले अपने छोटे स्व को लंबे समय तक झिझकते हुए देखकर टैलोट के मन में अचानक एक संकी विचार आया। यद्यपि वह अपने अतीत में हस्तक्षेप नहीं कर सकता था, वह सुप्रीम टाइम लॉ की शक्ति के माध्यम से एक अदृश्य संदेश प्रसारित कर सकता था। उसे याद आया कि जब वह छोटा था तो जब वह पहाड़ से नीचे गया तो उसे अचानक एक बेहद अविश्वसनीय एहसास हुआ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि जिसने इस आभा को जारी किया है वह मैं ही होगा। मुझे लगा कि यह विनाश का देवता और देवदूत का उतरना था, इसलिए जो कुछ भी हुआ उसका एक कारण होता है। ऐसा करने से मुझे इस समय अपने लिए अलार्म बजाते हुए बंद लूप को पूरा करने वाला माना जा सकता है, ताकि मुझे वह सब कुछ मिल सके जो मैंने अनुभव किया है, टैलोट ने अपने दिल में भावना के साथ कहा। दूर जाने से पहले अपने छोटे स्व को डरावनी और अचंभे में खुद से बड़बड़ाते हुए देखकर टैलोट अब इस समय नहीं रुका। अपने हाथ की एक लहर के साथ समय पीछे की ओर बहता रहा और पलक झपकते ही वो उस समय में था जब वह खेती की फली में था। वो अभी अभी पैदा हुआ था और इस जीवन में अपने माता पिता से मिला था। मैं यहाँ कैसे संचारित हुआ? टैलोट अपने जन्म के क्षण में रुक गया, ध्यान से महसूस कर रहा था। यहाँ समय की कोई अवधारणा नहीं थी, लेकिन वास्तव में समय था। वो नहीं जानता था कि टैलोट ने अपनी आंखें खोलने में कितना समय बीत चुका था। सब कुछ किस्मत में लग रहा था और उसे कोई कारण नहीं मिला। वो स्पष्ट रूप से एक आधुनिक समय का ट्रांसमिग्रेटर था जो यादों के साथ आया था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वह अचानक पतली हवा से बाहर आ गया है। तो आपने जो कहा वो ये है कि दुनिया के बाहर अतीत का पता लगाने का कोई तरीका नहीं है, इसलिए आप भी इसका पता नहीं लगा सकते? टैलोट बड़बड़ाया। ऐसा लग रहा था कि उसे वो उत्तर मिल गया है जो वह चाहता था, लेकिन वह जांच जारी रखने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं था। इस समय उसने फिर से पीछे मुड़कर देखा और उस समय को देखना जारी रखा जो उसने अनुभव किया था। दृश्य के बाद दृश्य, घटना के बाद घटना, ये पीछे मुड़कर देखने जैसा था और यह समय के साथ आगे बढ़ने जैसा था। जन्म के क्षण से टैलोट उस रास्ते पर चला जिस पर वह एक बार फिर से चला था। अंत में टैलोट शुरुआती बिंदु पर लौट आया जहां ग्रैंड प्रीस्ट उसके वापस लौटने का इंतजार कर रहा था। वह सही है, ये वह मोड़ था जिसके बारे में ग्रैंड प्रीस्ट ने बात की थी। कभी कभी आप स्वयं को यह भी एहसास नहीं होता है कि जो आगे बढ़ने जैसा लगता है वह वास्तव में वर्तमान के साथ एक कदम पीछे ले जा रहा है, और जो आपका इंतजार कर रहा है वह एक बिल्कुल नया अज्ञात भविष्य है। आप सभी जानते थे कि यह परिणाम होगा। ग्रैंड प्रीस्ट का सामना करते हुए टैलोट के पास अब कोई रहस्य नहीं था। इस समय वह पहले से ही ग्रैंड प्रीस्ट के गहन अर्थ को समझ गया था। स्पष्ट रूप से ग्रैंड प्रीस्ट को हमेशा से पता था, उसने यह नहीं कहा था। उन्होंने समय के मार्गदर्शन का उपयोग करके उन्हें स्वयं उत्तर खोजने की अनुमति दी। कुछ चीजें यदि आप उन्हें स्वयं अनुभव नहीं करते हैं तो हमेशा पछतावा होगा। अब जब आपने इसका अनुभव कर लिया है तो आपको पता चल जाएगा। जब आप काफी मजबूत होते हैं, वास्तव में सब कुछ पार करने के लिए पर्याप्त मजबूत होते हैं, तो शायद आप दुनिया के स्रोत अज्ञात में उस परम अस्तित्व का पता लगा सकते हैं। ग्रैंड प्रीस्ट ने मुस्कुराते हुए कहा। परम अज्ञात में? टैलोट बड़बड़ाया। कुछ समझ के साथ टैलोट सीधे समय की इस नदी में पालथी मारकर बैठ गया, जिससे टाइम पावर को खुद को साफ करने की अनुमति मिली। ग्रैंड प्रीस्ट एक पल के लिए आश्चर्यचकित हो गया, फिर एक सार्थक मुस्कान प्रकट की। तुम सचमुच बहुत खास हो। तुम्हारे आने से इस दुनिया में कई बदलाव आए हैं, यहाँ तक कि समय और स्थान भी बदल गए हैं। अपनी आध्यात्मिक उन्नति पूरी करने के बाद तुम एक बहुत ही खास हस्ती से मिलने जा सकते हो। शायद वो तुम्हें और मार्गदर्शन दे सकें। इतना कहकर प्रधान पुजारी ने समय के अंत की ओर देखा। ऐसा प्रतीत होता था कि अतीत अंतहीन है, जिसकी अंतिम सीमा तक खोज करना असंभव है, लेकिन उसके जैसा अस्तित्व समय के अंत में आरंभिक बिंदु देख सकता है। चैप्टर 395 ज्ञानोदय के 100 वर्ष। ड्रैगन की दुनिया की यात्रा। समय गुजर जाता है। टैलोट समय की नदी में बैठा रहा और पूरा एक शताब्दी वर्ष बीत गया। इन 100 वर्षों के दौरान वह ज्ञान की अवस्था में रहे और लगातार सर्वोच्च नियमों के रहस्यों को समझते रहे। आज ही के दिन टैलोट ने अपने पास मौजूद सभी कानूनों को पूरी तरह से समझा था। इनमें सबसे महत्वपूर्ण थी विश्व की सर्वोच्च समय नियम शक्ति, सर्वोच्च अंतरिक्ष नियम शक्ति और फिर इन दोनों को संयोजित करने वाली सर्वोच्च समय स्थान नियम शक्ति। अन्य नियम ब्रह्मांड की उत्पत्ति के नियम थे, जैसे कि विनाश का वह नियम जो सब कुछ नष्ट कर देता है, वह विनाशकारी नियम जो सब कुछ सोख लेता है और निगल जाता है, वह शक्ति नियम जो बलपूर्वक सब कुछ तोड़ देता है, मानसिक उत्पत्ति का नियम जिस पर आत्मा का प्रभुत्व है, सृष्टि का नियम जिसका संचालन राजा काई द्वारा किया जाता है,
अंत में सबसे बुनियादी तत्व थे सोना, लकड़ी, पानी, आग, पृथ्वी, प्रकाश, अंधेरा इत्यादि। बधाई हो, इस ज्ञान और साधना के बाद आपकी वर्तमान उपलब्धि के स्तर को देखते हुए आप कम से कम एक महान देवदूत के समकक्ष हो सकते हैं। विस और वाडोस अब आपके प्रतिद्वंद्वी नहीं है। महान पुजारी ने मुस्कुराते हुए उन्हें बधाई दी। प्रधान पुजारी की बातें सुनकर तालोट बहुत प्रसन्न नहीं हुआ, लेकिन उसने अपने शरीर का निरीक्षण किया। काफी देर बाद उसने प्रधान पुजारी की ओर देखा। मैं कब से खेती कर रहा हूँ। शुरुआत में तालोट खुश नहीं था क्योंकि उसके राज्य में बहुत सुधार हुआ था, बल्कि वह समय के मुद्दे को लेकर बहुत चिंतित था। उसने अपने परिवार से कहा था कि वह ज्यादा समय के लिए दूर नहीं रहेगा। अगर वह 20 साल और दूर चला गया तो वह सेलारी और बुलमा को सचमुच निराश कर देगा। एक सदी, प्रधान पुजारी ने तालोट की चिंताओं को जानते हुए हल्की मुस्कान के साथ कहा। एक सदी, टैलोट अचंभित होकर बोला। वह काफी देर तक जागा ही नहीं था। उसका दिल मिली जुली भावनाओं से भरा हुआ था और उसने प्रधान पुजारी से पूछा, आपने मुझे जगाया क्यों नहीं? तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हें जो अवसर मिला है वह ऐसा है जिसकी दूसरों को कामना भी नहीं होती। यदि यह बीच में ही बाधित हो जाए तो न केवल इस जीवन में आगे बढ़ने की कोई उम्मीद नहीं रहेगी, बल्कि यह भी बहुत संभव है कि तुम्हारी शक्ति में भारी कमी आ जाएगी। प्रधान पुजारी ने आंखें सिकुड़ते हुए कहा। तालोट को और अधिक चिंतित देखकर उसने निरर्थक बातें करना बंद कर दिया और सीधे कहा, चिंता मत करो, समय की नदी में प्रवेश करने के बाद चाहे कितना भी समय लगे, ये केवल तुम्हारा अपना अनुभव है। बाहरी दुनिया के लिए तुम्हारे जाने के बाद से केवल कुछ ही समय बीता है। प्रधान पुजारी का जवाब सुनकर तालोट एक बार फिर स्तब्ध रह गया और फिर उसने अपनी चिंताजनक भावनाओं को दूर कर शांत हो गया। तो बात कुछ इस तरह है। तो अब आपको एक नया लक्ष्य निर्धारित कर लेना चाहिए था। अब आप आगे क्या करने वाले हैं? मुख्य पुजारी ने पीठ पीछे हाथ रखते हुए विषय बदलते हुए पूछा। टैलोट के पास नए विचार तो थे, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि पहला कदम कैसे उठाया जाए। झिझकते हुए टैलोट को देखते हुए ग्रैंड प्रीस्ट ने अपना स्वर बदल दिया और कहा, बाद में आप ड्रैगन वर्ल्ड के लिए इस मार्गदर्शन का पालन कर सकते हैं। वहां एक अस्तित्व है जिससे आप मिल सकते हैं। ड्रैगन वर्ल्ड। ग्रैंड प्रीस्ट को उसकी ओर इशारा करते हुए देखकर और एक सुनहरी रोशनी उसकी भौं में प्रवेश कर गई, टैलोट चौंक गया। हाँ, ड्रैगन वर्ल्ड। ड्रैगन गॉड सल्मा आपको देख रहा है। आप तब काफी छोटे थे, लेकिन अब आप अलग हैं, ग्रैंड प्रीस्ट ने समझाया। ड्रैगन गॉड सलामा। टैलोट आश्चर्य से चिल्लाना चाहता था, लेकिन वह इस समय अविश्वसनीय रूप से शांत था। जिसके बारे में बोलते हुए यह मूल कार्य में सबसे रहस्यमय है, जो कभी प्रकट नहीं हुआ है। ग्रैंड प्रीस्ट ने और कुछ नहीं कहा। उनके मार्गदर्शन में टैलोट ने एक बार फिर टाइम कॉरिडोर छोड़ दिया। वह देर सबेर यहां लौट आएगा, लेकिन वह अभी तक गहराई में नहीं जा पाया था। जैनो के मंदिर की बाहरी परिधि पर लौटते हुए ग्रैंड प्रीस्ट ने टैलोट को इस बिंदु तक ले जाया। इस बार इस समय रेखा को छोड़ते हुए तुम्हारे कारण कुछ घटनाएं घटित हुई हैं। तुम अंधकार में दानव लोक की स्थिति जानने के लिए फिर से समय आश्रय में जा सकते हो। महापुजारी के शब्द संकेतपूर्ण थे और तालोट उनका इरादा समझ गया। उसने सिर हिलाया, फिर हाथ के इशारे से समय स्थान चैनल खोला और इस समय रेखा को छोड़ दिया। टैलोट को टाइम स्पेस टनल में दोबारा कदम रखकर दूसरी टाइमलाइन में यात्रा करने का बहुत अच्छा अनुभव था। उसने जिन समय रेखाओं का दौरा किया था उनमें कुछ निर्देशांक छोड़े थे, लेकिन फिलहाल वह वहां नहीं जाएगा और न ही इसकी कोई आवश्यकता थी। शायद उन समय रेखाओं में कई साल बीत चुके थे और उन समय रेखाओं के योद्धा अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली हो गए थे, लेकिन वे बहुत चुनौतीपूर्ण नहीं थे। यदि वे पर्याप्त शक्तिशाली होते तो वे निश्चित रूप से समय और स्थान को पार करके उसके पास आ सकते थे। समय स्थान चैनल के भीतर चलते हुए टैलोट की बाहों के बीच सुनहरी रोशनी प्रकट हुई, जो प्रकाश और छाया के एक धुंधलेपन में परिवर्तित हो गई, एक धागे की तरह जो उसे मार्गदर्शन दे रही थी। ड्रैगन वर्ल्ड की यात्रा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। वह ये भी जानना चाहता था कि ड्रैगन जगत के ड्रैगन देवता सलामा का अस्तित्व किस प्रकार का था। कुछ अनिश्चित समय के बाद सुनहरे धागे के मार्गदर्शन में टैलोट अंततः एक बहुत ही विशेष समय स्थान निर्देशांक पर पहुंच गया। यह स्थान किसी भी समय रेखा से नहीं जुड़ा था, लेकिन यह ड्रैगन बॉल की दुनिया के सबसे रहस्यमय ड्रैगन वर्ल्ड से जुड़ा हुआ था। टैलोट यहीं रुक गया, बिना हिले डुले। उसके मन में हजारों विचार चल रहे थे, किसी और कारण से नहीं। हालांकि दूसरे पक्ष को पहले से ही उसके अस्तित्व के बारे में पता था और शायद वह उससे मिलना चाहता था, इसलिए उसने मार्गदर्शन के लिए ग्रैंड प्रीस्ट का इस्तेमाल किया। लेकिन टैलोट को अपने विचारों को ध्यान में रखना था, उसे अपने उद्देश्य को स्पष्ट करना था। चूंकि आप आ ही गए हैं तो अंदर आ जाए। उसके दिमाग में एक धीमी सी आवाज गूंजी और टैलोट थोड़ा चौंक गया। उसे अविश्वसनीय सा महसूस हुआ। अपनी ताकत के बल पर वह समय और स्थान के पार लंबी दूरी तक ध्वनि संचारण करने में सक्षम नहीं था। निस्संदेह इस आवाज का स्रोत ड्रैगन देवता सलामा ही था। उनके सिवा और किसके पास ऐसी दिव्य शक्ति हो सकती थी? यहां तक कि प्रधान पुजारी भी शायद ऐसा न कर पाते। इससे पहले कि टैलोट कोई प्रतिक्रिया दे पाता, उसके सामने समय स्थान में अचानक एक चमकदार और रंगीन चैनल प्रकट हो गया। वह दूसरी तरफ का दृश्य नहीं देख सकता था, लेकिन यह निश्चित था कि दूसरी तरफ ड्रैगन की दुनिया थी। एक पल के लिए हिचकिचाने के बाद टैलोट ने एक कदम बढ़ाया और उसमें प्रवेश किया। जैसे ही वह अंदर दाखिल हुआ, समय स्थान चैनल गायब हो गया, मानो वह कभी प्रकट ही नहीं हुआ था। ड्रैगन वर्ल्ड। जब टैलोट इस दुनिया में उतरा तो उसने एक विशाल और असीम नई दुनिया देखी। टैलोट जिन जगहों पर गया था उनकी तुलना में यह जगह बिल्कुल अलग थी। सरल शब्दों में कहें तो यह एक स्वर्ग होना चाहिए, एक ऐसी दुनिया जहां केवल ड्रैगन देवता ही विद्यमान हैं।
एक के बाद एक विचित्र आकृतियों वाले ड्रैगन देवता स्वर्ग और पृथ्वी के बीच चक्कर लगा रहे थे, कुछ बड़े और कुछ छोटे, सभी मानो तालोट के आगमन का स्वागत कर रहे थे। ड्रैगन देवताओं में पृथ्वी के शेनरॉन, नेमिक के पोरुंगा, दानव लोक के ड्रैगन देवता और सिरिल स्टार के ड्रैगन देवता भी शामिल थे, जिनसे टेलोट परिचित था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हजारों की संख्या में एक जैसे ड्रैगन देवता थे, जिनमें से प्रत्येक एक अलग समानांतर समयरेखा का प्रतिनिधित्व करता था। टेलोट को नहीं पता था कि वह इनमें से किस ड्रैगन देवता से पहले मिल चुका है। निर्देशों का पालन करते हुए तालोट बिना किसी बाधा के एक बहुत बड़े महल में पहुंच गया। महल में प्रवेश करते हुए और सीधे गर्भगृह के हॉल की ओर बढ़ते हुए तालोट ने अंततः पौराणिक ड्रैगन देवता सलामा को देखा। चैप्टर 396 नियमों की शक्ति, समय का घोंसला। पौराणिक ड्रैगन देवता सलामा उस सलामा से बिल्कुल अलग थे जिसका तालोट ने शुरू में अनुमान लगाया था और समझा था। आखिरकार एक पुनर्जन्म लेने वाले के रूप में उसके पास अभी भी अपने पिछले जीवन की यादें बरकरार थीं। टेलोट को उस स्पिन ऑफ फैनफिक्शन में गढ़े गए ड्रैगन गॉड सलामा की भी स्पष्ट याद थी। सीधे शब्दों में कहें तो भले ही वह हजारों समानांतर समय स्थान जगतों के बीच किसी विकृत समय स्थान जगत में मौजूद हो, वह निश्चित रूप से एक वैकल्पिक अस्तित्व होगा। असली ड्रैगन देवता सलामा ने तालोट को एक जादुई अनुभूति प्रदान की, एक ऐसी अनुभूति जो ग्रैंड प्रीस्ट द्वारा लाई गई अनुभूति से भी कहीं अधिक गहरी थी। दूसरे शब्दों में ऐसा प्रतीत होता था कि कुछ मायनों में ये ड्रैगन देवता सलामा ग्रैंड प्रीस्ट से भी कहीं अधिक अविश्वसनीय था। लेकिन दूसरे अर्थ में ये ड्रैगन देवता सलामा शक्तिशाली नहीं था। जिस प्रकार शेनरॉन के पास इच्छाएं पूरी करने की क्षमता थी, लेकिन वास्तविक शक्ति की बात करें तो शेनरॉन को मारने के लिए बहुत अधिक शक्ति की आवश्यकता नहीं होगी। यहां तक कि उच्चतम स्तरीय सुपर शेनरॉन, जैसा कि यह शक्तिशाली था, टेलोट के स्तर के किसी व्यक्ति द्वारा नष्ट किया जा सकता था। बेशक टेलोट कभी भी ऐसा नहीं करेगा, जैसे कि ग्रैंड प्रीस्ट और एंजल्स, जिनके पास सब कुछ पूरी तरह से नियंत्रित करने की शक्ति थी लेकिन हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ड्रैगन गॉड सलामा के साथ बातचीत के बारे में कहा जा सकता है कि उसने टेलोट के कई संदेहों का उत्तर दिया है। टेलोट ने उसे खोजने के अपने उद्देश्य को भी समझा। संक्षेप में, इस पूरी दुनिया में अब बहुत सारे समानांतर समय स्थान थे, इतना कि उनके जैसा अस्तित्व भी उन्हें प्रबंधित करने के लिए बहुत आलसी था, अकेले सक्षम होने दें। इसलिए वह कुछ अनावश्यक टाइम स्पेस वर्ल्ड्स को साफ करने में टेलोट की मदद मांगना चाहता था जो विनाश की ओर बढ़ रहे थे। इसके अलावा वह ये भी चाहते थे कि वह कुछ समय स्थानों की मदद करें जहां नकारात्मक ऊर्जा उनकी कठिनाइयों को हल करने के लिए तेजी से बढ़ रही थी। टेलोट के लिए ये सभी आसान काम थे, क्योंकि इसके बाद वह टाइम सुप्रीम काई क्रोनोआ से मिलने के लिए टाइम नेस्ट भी जाएंगे ताकि डार्क डेमन दायरे से निपटने के तरीके पर चर्चा की जा सके। जैसा कि ग्रैंड प्रीस्ट ने कहा, चूंकि वह पहले से ही कुछ चीजों में शामिल था और वे उसकी वजह से उत्पन्न हुए थे, तो उसे उन्हें हल करना चाहिए। विशेष रूप से समय की शक्ति को समझने में टेलोट को टाइम सुप्रीम काई से मदद लेने और यहां तक कि पूर्व टाइम सुप्रीम काई ईओस से मिलने की भी आवश्यकता थी। आखिरकार क्रोनोआ की तुलना में ईओस वास्तव में क्षमता के मामले में हीन था। ड्रैगन वर्ल्ड छोड़ने से पहले टेलोट को ड्रैगन गॉड सलामा द्वारा दिया गया अधिकार प्राप्त हुआ। जब तक वह इस अधिकार का उपयोग करता था, तब तक वह अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए सभी टाइम स्पेस वर्ल्ड के सभी शेनरॉन को सीधे आदेश दे सकता था। ये बहुत स्वर्ग विरोधी लग रहा था, लेकिन वास्तव में ये टेलोट के लिए बेकार था। वह पहले ही अपने वर्तमान स्तर तक पहुंच चुका था, तो भला उसकी कौन सी इच्छाएं पूरी हो सकती थीं? यदि कोई इच्छा पूरी हो सकती थी, तो वह वास्तव में ये जानना चाहता था कि उसका पुनर्जन्म कैसे हुआ और वह तथाकथित अज्ञात परम सत्ता क्या थी। शायद ड्रैगन देवता सलामा को पता था, लेकिन उन्होंने उसे नहीं बताया। उसने तालोट को अपने ही तरीके से नियमों की शक्ति के अस्तित्व को समझने की अनुमति दी। नियमों की शक्ति एक दुनिया के निर्माण के लिए सबसे महत्वपूर्ण आधार। ये कानूनों की शक्ति से भी उच्च स्तर का था। नियमों की पूर्णता ब्रह्मांड को और भी अधिक परिपूर्ण बना सकती है। नियमों ने कानूनों को सीमित किया, और यह भी कहा जा सकता है कि निम्न स्तरीय कानून नियमों के अंतर्गत उत्पन्न हुए, जिससे जीवन को उन्हें समझने और उन पर महारत हासिल करने की अनुमति मिली। इस प्रकार देवदूतों, देवताओं जैसे प्रबंधकों का निर्माण हुआ। ड्रैगन वर्ल्ड को छोड़कर टेलोट ने अतीत में अपने पास रखे समय स्थान निर्देशांकों का अनुसरण किया और एक बार फिर टाइम नेस्ट पर उतरा, जहां उसकी मुलाकात टाइम नेस्ट के उन सभी टाइम पेट्रोल सदस्यों से हुई जिनसे वह अतीत में मिल चुका था। टेलोट की वापसी से सभी लोग आश्चर्यचकित और प्रसन्न थे। जैसा कि टेलोट ने सोचा, उसके लिए भले ही कुछ ही साल बीते हों, लेकिन टाइम नेस्ट के लोगों के लिए यह वास्तव में एक लंबा समय था। कम से कम उनसे मिले जवाबों के अनुसार टेलोट और बार्डॉक के जाने के बाद से कई दशक बीत चुके थे, और इन वर्षों में अनगिनत समानांतर समय स्थान जगतों में कई चीजें घटित हुई थीं। मुख्य बात यह थी कि टाइम पेट्रोलर्स पहले से कहीं अधिक व्यस्त हो गए थे, और उन्हें डार्क डेमन दायरे की विभिन्न संरचनाओं और खतरों से निपटने के लिए पहले से तैयारी करनी पड़ी थी। टेलोट की वापसी भी सही समय पर हुई, क्योंकि सभी टाइम पेट्रोलर इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि डार्क डेमन दायरे के छिपे हुए खतरों को एक ही झटके में कैसे हल किया जाए, इसलिए वे सभी वहां मौजूद थे। इस अवसर का लाभ उठाते हुए टेलोट ने शीघ्र ही सामान्य स्थिति और टाइम पेट्रोल द्वारा सामना की जा रही वर्तमान कठिनाइयों के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली। टेलोट इस कथानक से काफी परिचित था, जो ड्रैगन बॉल हीरोज की कहानी थी जिसे उसने अपने पिछले जीवन में देखा था। उसे उम्मीद नहीं थी कि एक निश्चित समय नोट पर फू ने जेल ग्रह बनाया था, जो प्रयोगों के लिए प्रवेश करने के लिए विभिन्न समय सीमाओं से शक्तिशाली योद्धाओं को फुसलाता था। अब फ्यूचर सन गोकू और फ्यूचर वेजिटा अंदर से हमला करने और नष्ट करने और फू को पकड़ने के लिए इसमें गहराई तक जाने पर चर्चा कर रहे थे। अगर सब कुछ ठीक रहा तो फू बर्बाद हो जाएगा,
दुर्भाग्य से वे नहीं जानते थे कि फू उतना सरल नहीं था जितना उन्होंने सोचा था और उनके लिए उसे पकड़ना असंभव था। जब से मैं यहाँ हूँ मुझे गिने। अतीत में मुझे डार्क डेमन दायरे से कुछ शिकायत थी। अब जब मैं यहाँ हूँ तो ये डार्क डेमन दायरे और अंधेरे में उन दानव देवताओं के लिए है। इसके अलावा मैं रास्ते में कुछ संभावित खतरों को हल करूंगा, टैलोट ने उपस्थित टाइम पेट्रोलर से कहा। इन शब्दों ने सभी को उत्साहित कर दिया। आखिरकार हर कोई टैलोट की ताकत जानता था। अब जब उन्होंने उसे इतने सालों तक नहीं देखा था तो वह और भी मजबूत होना चाहिए। भविष्य के बेटे गोकू और फ्यूचर वेजेटा टैलोट से लड़ने के लिए और भी अधिक उत्सुक थे, लेकिन क्रोनोआ ने उन्हें रोक दिया। तो टैलोट, क्या तुमने टाइम पेट्रोल में शामिल होने का फैसला कर लिया है? क्रोनोआ बेहद खुश थी। मैं सिर्फ सहायता कर रहा हूँ, शामिल नहीं हो रहा हूँ। साथ ही जब मैं टाइम नेस्ट आऊंगा तो मुझे किसी काम में आपकी मदद की जरूरत होगी, टैलोट ने मुस्कुराते हुए कहा। इससे क्रोनोआ के चेहरे पर पहले जो खुशी का भाव था वह तुरंत गायब हो गया और उसके चेहरे पर संदेह का भाव आ गया। मुझे बताओ। मैं समय की उत्पत्ति और अंत का पता लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप समय के सर्वोच्च इकाई हैं, इसलिए मैं आपकी शक्ति का उपयोग साधना को समझने के लिए करना चाहता हूँ, टैलोट ने कहा। समय की उत्पत्ति और अंत, ये शब्द सुनकर क्रोनोआ चौंक गई। उसकी आंखों में अविश्वास झलक रहा था। टाइम सुप्रीम काय होने के नाते वह इसे छू भी नहीं सकती थी और वह कल्पना भी नहीं कर सकती थी कि टैलोट इतना शक्तिशाली हो गया है। आखिरकार किसी देवदूत के समान शक्ति के बिना और समय के सर्वोच्च इकाई न होते हुए समय के रहस्यों को जानने का साहस कौन करेगा? टैलोट की बातें सुनकर वहां मौजूद सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। साथ ही टैलोट के इस प्रयास के बारे में उनकी जिज्ञासा और भी बढ़ गई। खासकर क्रोनोआ के चेहरे के भाव देखकर उन्हें समझ आ गया कि यह मामला सरल नहीं है। बेशक हम इस बारे में बाद में बात करेंगे, पहले आइए डार्क डेमन दायरे की मौजूदा समस्या का समाधान करें। अगर आपकी शक्ति ही काफी नहीं है तो हो सकता है कि मुझे आपसे पूर्व टाइम सुप्रीम का इसे परिचय कराने की आवश्यकता पड़े, टैलोट ने आगे कहा। इससे क्रोनोआ और भी हैरान हो गई। तुम्हें उसके बारे में भी पता है? टैलोट ने स्वाभाविक रूप से सिर हिलाया। इस समय तक एओस ने अतिरिक्त समानांतर समय स्थान जगतों को समाप्त करने की अपनी महत्वाकांक्षा का खुलासा नहीं किया था, इसलिए उसके और क्रोनोआ के बीच बहुत अधिक अलगाव नहीं होना चाहिए था। पुनश्च मुझे वास्तव में खेद है, ये किताब हाल ही में बहुत लंबी खींच गई है और पूरी नहीं हो पाई है, सिर्फ नई किताब का प्रचार करने के लिए। नई किताब प्रकाशित हो चुकी है और यह किताब अगले कुछ दिनों में पूरी हो जाएगी। नई किताब ड्रैगन बॉल, कृपया मुझे सुपर वेजेटा कहिए। सारांश, ड्रैगन बॉल की दुनिया में स्थानांतरित होकर वह सयान राजकुमार वेजेटा बन जाता है, जो पृथ्वी पर आक्रमण करने में विफल रहने के बाद वहां से भाग निकला था। अब से वेजेटा पहले वाला वेजेटा नहीं रहा। शाश्वत द्वितीय स्थान का खिताब काकारोट को विरासत में मिलेगा। फ्रीजा से शुरू करके भविष्य के सभी शक्तिशाली शत्रुओं को वही पराजित करेगा। कई वर्षों बाद वेजेटा अपने नवीनतम रूप में अपने कट्टर दुश्मन विनाश के देवता बीरस का सामना करते हुए कहता है, कृपया मुझे सुपर वेजेटा कहिए। नीचे एक पोर्टल है। चैप्टर 397 जबरदस्त प्रहार, सभी खतरों का खात्मा। टाइम नेस्ट में उतरने के बाद टैलोट ने टाइम नेस्ट के टाइम पेट्रोल सदस्यों के साथ चर्चा की और अंततः एक अधिक व्यापक योजना पर सहमति व्यक्त की। डार्क डेमन दायरे से सभी खतरों को खत्म करने और सभी समय स्थान जगतों में डार्क पावर के आक्रमण को रोकने का सबसे सीधा तरीका सभी अस्थिर कारकों को मारकर समाप्त करना है। विशेषकर हाल के वर्षों में अंधकार में दानव लोक में लगातार बड़े पैमाने पर हलचल मची हुई है और दानव देवता जागृत होने लगे हैं और अपने अकेलेपन को सहन नहीं कर पा रहे हैं। वे बार बार उन समय स्थान जगतों पर हमला कर रहे हैं जिन पर उन्होंने अपनी दृष्टि केंद्रित की है, यहाँ तक कि शक्ति संचय के उद्देश्य से अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कुछ समय स्थानों को नष्ट भी कर रहे हैं। टैलोट को उन्हें बलपूर्वक कुचलना होगा और सभी खतरों को खत्म करना होगा। जो भी उसके रास्ते में आएगा उसे हटा दिया जाएगा। वह किसी भी साजिश और चाल को नाकाम कर देगा। प्रतिष्ठा स्थापित करने और यह प्रदर्शित करने के लिए कि उसके पास पर्याप्त ताकत है, टैलोट ने अनिवार्य रूप से फ्यूचर सन गोकू और फ्यूचर वेजेटा के साथ वार का आदान प्रदान किया। आखिरकार उन्हें टाइम पेट्रोल में सबसे मजबूत माना जाता है। बिना किसी सस्पेंस के फ्यूचर सन गोकू और फ्यूचर वेजेटा का सामना करते हुए टैलोट को बदलने की भी आवश्यकता नहीं थी। आसानी से उन्हें अपने हाथ की लहर से नीचे ले जा रहा था। ताकत में अंतर बहुत बड़ा था। भले ही दोनों पिछले कुछ वर्षों में लगातार सुधार कर रहे थे, लेकिन उनकी वर्तमान ताकत केवल 12वें आयाम की सीमा तक ही पहुंच गई थी। शायद सम्मिलन या संयोजन के बाद उनकी ताकत 13वें या 14वें आयाम तक पहुंच सकती थी, लेकिन वे अभी भी बहुत कमजोर थे। टाइम पेट्रोलर के सदस्यों के एक समूह को पता चलने के बाद कि टैलोट कितना शक्तिशाली था, उन्हें अब कोई आपत्ति नहीं थी। टैलोट के नेतृत्व में ऑपरेशन शुरू हुआ। सीधे समय स्थान नोड को इंगित करता है जहां फू स्थित था और सीधे उसके द्वारा बनाए गए जेल गृह में प्रवेश करता है, इसे अंदर से बाहर तक नष्ट कर देता है। फू चाहे कितना भी चतुर, धूर्त या दूरदर्शी क्यों ना हो, वह टैलोट के अचानक प्रकट होने की कल्पना भी नहीं कर सकता था, जिसने उसकी मूल योजना को पूरी तरह से बाधित कर दिया और उसे मौके पर ही मार डाला। सीधे शब्दों में कहें तो वह बहुत खास था। उसके भीतर अंधकार में शक्ति समाहित थी और वह समय स्थानों के बीच स्वतंत्र रूप से यात्रा करने के विभिन्न तरीकों में माहिर था। लेकिन फिर भी टैलोट के लिए वह एक चींटी से ज्यादा कुछ नहीं था। अब टैलोट ने न केवल समय की नदी में 100 वर्षों की साधना को समझा, बल्कि मूल रूप में कम से कम 14वें क्रम के शिखर तक भी पहुंच गया और ड्रैगन देवता सलामा की मदद से नियमों की शक्ति के अस्तित्व को भी समझा। सरल शब्दों में कहें तो देवदूत स्तर से कमजोर लोगों का सामना करते हुए वह एक ही विचार से उनकी सभी शक्तियों को समाप्त कर सकता था।
दरअसल फू एक विलक्षण प्रतिभा का धनी था जिसमें कई विशिष्ट जीन समाहित थे, लेकिन उसका भविष्य अंधकार में था। यदि वह जीवित रहा तो इस दुनिया के भविष्य में अनेक परिवर्तन आ सकते थे और उसे मारना ही अंधकार में दानव लोक की सेनाओं पर प्रहार करने की शुरुआत थी। फू की मौत सभी टाइम पेट्रोलर्स के लिए एक बड़ी राहत थी। यह आदमी हमेशा से टाइम पेट्रोलर के लिए सिरदर्द बना हुआ था और उसकी क्षमताओं के कारण वे उसे पकड़ नहीं पा रहे थे। यह उल्लेखनीय है कि इस दौरान उनकी मुलाकात सुपर टाइम स्पेस वर्ल्ड के सोन गोकू और वेजेटा से भी हुई थी। उन सभी को फू ने धोखा दिया था और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वे सुपर टाइम स्पेस दुनिया के सुपर सनबेई थे जहां तालोट पहले जा चुका था। परिचितों से मिलना स्वाभाविक रूप से विशेष रूप से सौहार्दपूर्ण था और कई वर्षों के बाद दोनों ने अपनी ताकत में बहुत प्रगति की थी जो फ्यूचर सनबेई के बराबर थी। मामला सुलझ जाने के बाद वे तुरंत नहीं गए बल्कि मदद करने का अनुरोध किया। हाँ, फ्यूचर ट्रंक्स भी था। उनके शामिल होने से टाइम पेट्रोल की ताकत स्वाभाविक रूप से बहुत बढ़ गई। फू का मामला सुलझने के बाद क्रोनोआ द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर योद्धा अलग अलग दुश्मनों से निपटने के लिए अलग अलग टुकड़ियों में बंटने लगे। टेलोट ने टीम का नेतृत्व करते हुए सीधे डार्क डायमंड दायरे में प्रवेश किया, जबकि सुपर सनबेई ने फ्यूचर ट्रंक्स और शेष सदस्यों को एक अन्य समय स्थान नोड पर ले जाकर हाथ्स और उसके समूह को रोकने और समाप्त करने का प्रयास किया जो ईश्वर विनाश की वकालत कर रहे थे। तालोट को हाथ्स के अस्तित्व में कोई दिलचस्पी नहीं थी और वह मोटे तौर पर जानता था कि उसे क्या करना है। सुपर टाइम स्पेस सनबेई और उसके सदस्यों द्वारा उसे रोके जाने की पुष्टि करने के बाद उसे बिल्कुल भी चिंता नहीं थी। एक बार फिर अंधकार में दानव लोक में आगमन। पिछली बार की तुलना में जब फ्यूचर वेजेटा उसका नेतृत्व कर रहा था उसकी ताकत उतनी नहीं थी और वह केवल छिपकर ही काम कर सकता था। दानव देवताओं का सामना करते हुए उसे पीछे हटना भी पड़ा। अब हालात अलग हैं। उसकी शक्ति 1 खरब गुना से भी अधिक बढ़ गई है। अगर वह पूरे अंधकार में दानव लोक को नष्ट करना चाहे तो यह उसके लिए बहुत आसान होगा। हालांकि डार्क डायमंड दायरे को सीधे नष्ट नहीं किया जा सकता, अन्यथा यदि वे छिपे हुए कीड़े भाग निकले तो उन्हें ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। टाइम पेट्रोल डार्क डायमंड दायरे के छिपे खतरों को पूरी तरह से खत्म करने में असमर्थ होने का कारण भी इससे अविभाज्य है। सभी छिपे हुए दानव देवताओं को एक झटके में मिटा देने के लिए उसे पहले उन्हें लुभाने के लिए टाइम पेट्रोल का उपयोग करना होगा। वास्तव में ऐसा लगता है कि डार्क डायमंड दायरे ने टाइम पेट्रोलर्स के आक्रमण का अनुमान लगा लिया था। छिपे हुए बड़े मालिक एक के बाद एक दिखाई दिए और अंत में दानव देवता भी इसे और अधिक सहन नहीं कर सके, बाहर कूद गए और टाइम पेट्रोल के खतरे को पूरी तरह से खत्म करने की कोशिश कर रहे थे। हाल के वर्षों में टाइम पेट्रोल अधिक से अधिक तेजी से विकसित हुआ है और इसकी ताकत मजबूत और मजबूत हो गई है, जिससे बहुत बड़ा खतरा पैदा हो गया है। टेलोट के लिए ये परिणाम सबसे अच्छा है। उन सभी को एक झटके में मिटा दें, उन्हें जबरदस्ती कुचल दें। चाहे आप एक दानव देवता हो या एक दानव राजा, वह आप में से हर एक के साथ व्यवहार करेगा, विशेष रूप से दानव भगवान शून जिसका उसने एक बार सामना किया था। टेलोट के प्रचंड प्रहार के आगे, यहाँ तक कि अंधकार दानव लोक के राजा में चिकाबुरा भी, जिसने दानव देवताओं की सारी शक्ति को अवशोषित कर लिया था और परम अंधकार शक्ति को उजागर करने के लिए जबरदस्ती दानव देवता की आंख खोल दी थी, केवल गला घोंटकर मारा जा सकता था। अगर टूर्नामेंट ऑफ पावर के दौरान टेलोट की ताकत बरकरार रहती तो शायद उसे वे दानव देवता और दानव राजा थोड़े दिलचस्प लगते। लेकिन अब इस दुनिया में केवल 3 ही ऐसे प्राणी हैं जो उसे सिरदर्द दे सकते हैं। प्रधान पुजारी ज़ेनो और ड्रैगन देवता सलामा। महापुजारी अनगिनत समय स्थान जगतों में विकेंद्रीकृत है और वह इतना व्यस्त है कि सब कुछ संभाल नहीं सकता। उसकी सारी शक्ति समानांतर ब्रह्मांडों को बनाए रखने और इन जगतों की रक्षा करने में लगी रहती है और उसके पास उससे लड़ने की कोई शक्ति नहीं बची है। भले ही वह गंभीर हो जाए, ज्ञानोदय की उस सदी के बाद टेलोट को यकीन था कि वह अपने वर्तमान स्वरूप को नहीं मार सकता। इतनी शक्ति प्राप्त करने के बाद वह वास्तव में नियमों की शक्ति का उपयोग करके अमरता प्राप्त कर सकता है। ज़ेनो वास्तव में काफी भयानक है, जो दुनिया की इच्छा और नियमों के अवतार का प्रतिनिधित्व करता है। एक ही विचार से वह दुनिया के भीतर की हर चीज को मिटा सकता है, लेकिन जब तक वह उस समय स्थान से बच निकलता है तब तक ज़ेनो, जो उस समय स्थान के नियमों का प्रतीक है, शक्तिहीन रहेगा। ड्रैगन गॉड सल्मा की क्षमता वास्तव में भयानक है, यहाँ तक कि इसमें नियमों की शक्ति भी शामिल है। उसकी इच्छा शक्ति लगभग कुछ भी हासिल कर सकती है, लेकिन टेलोट महसूस कर सकता है कि उसकी शक्ति मजबूत है, लेकिन वह आसानी से कार्रवाई नहीं कर सकता है और उसकी शक्ति अनगिनत समानांतर समय स्थानों को बनाए रखने की कुंजी प्रतीत होती है। उसके बिना, उसकी ड्रैगन वर्ल्ड के बिना अनगिनत समानांतर समय स्थान अलग होते प्रतीत होंगे। और तालोट, एक अर्थ में इन 3 प्राणियों से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वे एक ही तरफ हैं। ताकत के मामले में वर्तमान टेलोट दुनिया में चौथा सबसे मजबूत है। उसके पास पूर्ण शक्ति है और वह सभी खतरों को खत्म कर सकता है। यह उसकी शेख ही नहीं है, लेकिन अगर वह समय के सर्वोच्च इकाई की समय शक्ति को फिर से प्राप्त कर ले और इस बार प्राप्त की गई दानव देव शक्ति और अंधकार शक्ति को आत्मसात कर ले, तो वह अपने छोटे से संसार की रचना के लिए आवश्यक सभी नियमों को एकत्रित कर सकता है। उस समय वह अपने स्वयं के नियमों की शक्ति को समझ पाएगा। और इस समय उसे केवल एक ही बात की चिंता करने की जरूरत है, और वह यह है कि आखिर वह अंतिम अज्ञात क्या है जिसका सामना वह करने वाला है। चैप्टर 398 कानूनों को समझना, एक दुनिया बनाना। टाइम नेस्ट में लौटते हुए पलक झपकते ही 1 साल बीत गया। इस वर्ष के दौरान टेलोट ने टाइम पेट्रोल को विभिन्न समय सीमाओं में छिपे सभी खतरों को खत्म करने में मदद की। इस प्रक्रिया में उन्होंने माजिन ओजोटो को भी समाप्त कर दिया, जो उनके खिलाफ योजना बनाने के अवसर की प्रतीक्षा कर रहे थे।
यह आदमी सिर्फ बदकिस्मत था, अदालत की मौत के लिए बाहर कूदने पर जोर दे रहा था और यहां तक कि सक्रिय रूप से अपने सभी क्लोनों को बुला रहा था, अन्यथा टैलोट उसके बारे में लगभग भूल गया होता। बाद में कुछ छोटे बॉस थे, लेकिन टैलोट को व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं थी। टाइम पेट्रोल के अन्य लोग सिर्फ दिखावे के लिए नहीं थे, उन्हें कुछ करने की जरूरत थी। इसके अलावा अन्य स्पेसटाइम वर्ल्ड्स में बहुत सारे मजबूत व्यक्ति थे। उदाहरण के लिए रेग, जिसका सामना उसने अंधेरे खतरों को साफ करते समय किया था, एक निश्चित स्पेसटाइम वर्ल्ड से लेजेंडरी सुपर सयान ब्रोली, और वेजिटो, जो विशेष कारणों से फ्यूज करने के बाद अलग नहीं हो सकता था, और इसी तरह क्रोनोआ से वादा की गई सभी चीजों को पूरा करने के बाद टैलोट को टाइम पावर को समझने में भी उसकी मदद मिली। यह अवधि पूरे 3 महीने तक चली, जिसमें से दोनों टाइम नेस्ट के विशेष समय स्थान के भीतर अविभाज्य थे। टैलोट ने इस अवसर का उपयोग डार्क डेमन दायरे के राजा की डार्क पावर को समझने के साथ साथ दानव देवताओं से प्राप्त दानव देवताओं की शक्ति को समझने के लिए भी किया, जिससे बहुत कुछ हासिल हुआ। हालांकि उनकी शुरुआती उम्मीदों की तुलना में यह अभी भी बहुत दूर था। अब विभिन्न शक्तियों की उनकी समझ एक निश्चित स्तर तक पहुंच गई थी और कानूनों की उनकी महारत भी बहुत व्यापक थी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह अभी भी समय की उत्पत्ति और अंत का पता नहीं लगा सकते थे। या यूं कहें, टाइम पावर को उन्होंने समझा और क्रोनोआ की टाइम पावर के साथ वे इस कदम को हासिल नहीं कर सके। अंत में दोनों ने टाइम स्पेस छोड़ दिया। जैसा कि टैलोट ने शुरुआत में कहा था, क्रोनोआ उसे सेवानिवृत्त पूर्व टाइम सुप्रीम का ईओस के पास ले गया। सतह पर क्रोनोआ और ईओस सामंजस्यपूर्ण थे, लेकिन वास्तव में वे गुप्त संघर्ष की स्थिति में थे। भले ही अभी तक कोई दुश्मनी नहीं थी, तालोट को ईओस को खोजने में मदद करने के लिए क्रोनोआ की पहल और टाइम पावर के लिए तुरंत ईओस को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्रोनोआ उसके खिलाफ साजिश रच रहा था। असहाय रूप से एक विनिमय लड़ाई अपरिहार्य थी। टैलोट ने एक के बाद एक कार्रवाई की, ईओस के सभी अधीनस्थों को हराया जो उसने वर्षों से एकत्र किए थे। वे सभी काले कपड़े पहने योद्धा स्पेसटाइम वर्ल्ड से आए थे जो पहले ही नष्ट हो चुके थे, इसलिए उनकी ताकत अधिकांश टाइम पेट्रोल की तुलना में अधिक मजबूत थी। फ्यूचर सन गोकू और फ्यूचर वेजिटा की तुलना में केवल थोड़ी कमजोर थी। ये कहा जाना चाहिए, ईओस वास्तव में उल्लेखनीय था। इस महिला के पास गहरी योजनाएं थीं और वह टाइम नेस्ट पर नियंत्रण हासिल करने और अपनी महत्वाकांक्षाओं को साकार करने के लिए अब तक सहन कर सकती थी। दुर्भाग्य से उसका सामना टैलोट से हुआ, इसलिए ये सब सीधे एक बुलबुले में बदल गया। ईओस भी एक बुद्धिमान व्यक्ति थी जो टैलोट की ताकत से वाकिफ थी और उसे ये भी एहसास था कि ग्रैंड प्रीस्ट पर्दे के पीछे से काम कर रहा है, इसलिए वह मदद करने के लिए सहमत हो गई। हालांकि उसकी शर्त भी बहुत स्पष्ट थी। अब जबकि अंधकार छंट चुका था, समानांतर समय रेखाएं अभी भी बहुत अव्यवस्थित थीं। वह क्रोनोआ के साथ समय का नियंत्रण साझा करेगी और साथ मिलकर प्रत्येक समय रेखा को सबसे सही भविष्य की ओर निर्देशित करेगी। स्वाभाविक रूप से टैलोट इस अनुरोध को अस्वीकार नहीं कर सकता था। आखिरकार इस तरह से न केवल ईओस की समस्या का समाधान होगा, बल्कि अनगिनत स्पेसटाइम वर्ल्ड्स को भी एक अतिरिक्त सुरक्षात्मक कवच मिल जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि अब उसके पास क्रोनोआ की ओर से सहमति देने की शक्ति थी। अब उनके पास जो अधिकार था वह लगभग एक निरंकुश आदेश के समान था। क्रोनोआ भविष्य की समृद्धि के लिए ईओस के साथ काम करने को भी तैयार था। अंधेरे के दोषियों को पहले ही नष्ट कर दिया गया था, लेकिन अंधेरा पूरी तरह से गायब नहीं होगा। जैसा कि कहा जाता है, जहां प्रकाश है वहां अंधेरा होगा। भविष्य में नए अंधेरे के जन्म को बेहतर ढंग से रोकने के लिए दोनों आम सहमति पर पहुंचे। जहां तक दोनों के बीच संबंधों की बात है, अंततः मौन समझ विकसित करने में समय लगेगा। जब समय के दो प्रिय एक दुनिया में दिखाई देते हैं, तो इस तरह की स्थिति स्वाभाविक रूप से घटित हो जाएगी। संक्षेप में, वर्तमान स्थिति कम से कम मूल विकास प्रक्षेपवक्र से बेहतर थी और यह टैलोट की जरूरतों को भी पूरा कर सकती थी। ईओस और क्रोनोआ की संयुक्त मदद से टैलोट ने आखिरकार महसूस किया कि टाइम पावर कितनी अविश्वसनीय थी। ये पता चला कि क्रोनोआ ने जो महारत हासिल की थी वह केवल आधा समय था, अनिश्चितता से भरा था। ईओस के टाइम पावर हस्तक्षेप के साथ समय का पता लगाने योग्य हो गया और उसने अपनी सबसे पूर्ण स्थिति प्रस्तुत की। नहीं, यह अभी भी थोड़ा छोटा होना चाहिए। टैलोट ने यह बात समझ ली और 1 साल से अधिक समय बीत गया। जब तक दोनों देवियां और अधिक देर तक टिक नहीं सकी, तब तक तालोट ने भी अपनी समझ को समाप्त कर दिया। उन्होंने एक ही झटके में संपूर्ण समय शक्ति को ग्रहण कर लिया, जिससे सर्वोच्च कानून अभूतपूर्व ऊंचाई तक पहुंच गया। समय शक्ति के आशीर्वाद से तालोट के लिए समय अब कोई समस्या नहीं रह गई थी। आने वाले वर्षों में सर्वोच्च समय नियम की सहायता से टैलोट लगातार समय में यात्रा करता रहा, अपने लिए अधिक अवसर पैदा करता रहा और नियमों की अधिक शक्ति को समझता रहा। सर्वोच्च अंतरिक्ष नियम, सर्वोच्च सृजन नियम, सर्वोच्च शक्ति नियम, सर्वोच्च भक्षण नियम, सर्वोच्च विनाश नियम, सर्वोच्च आत्मा नियम, सर्वोच्च अराजकता नियम, सर्वोच्च असामान्य नियम, सर्वोच्च पुनर्जन्म नियम। ड्रैगन बॉल की दुनिया के 10 सर्वोच्च मूल नियमों को एकत्रित करने तक टैलोट ने अंतरिक्ष समय की दुनियाओं के बीच यात्रा करते हुए अपना प्रशिक्षण जारी रखा। अंततः उसने न केवल 1 दर्जन से अधिक उच्च स्तरीय नियमों को समझा, बल्कि दर्जनों निम्न स्तरीय नियमों में भी महारत हासिल कर ली। नियमों में परिवर्तन के तहत कानूनों की शक्ति कई प्रकार की होती है। जब किसी प्रकार की शक्ति अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाती है, तो वह प्रतिध्वनित होकर नई शक्ति उत्पन्न करती है। इस प्रक्रिया में तालोट भी लगातार मजबूत होता गया। पहले तो वह केवल एक उच्च स्तरीय देवदूत के बराबर था, लेकिन फिर उसने उच्च स्तरीय देवदूत को भी पीछे छोड़ दिया, प्रधान देवदूत को उसको भी पार कर लिया और वास्तव में नियमों की शक्ति की सर्वोच्च स्थिति प्राप्त कर ली। अब मैं अपनी खुद की शासन शक्ति बनाने और समझने से बस एक कदम दूर हूं।
उससे पहले मुझे अपनी दुनिया को बेहतर बनाना होगा और उसे एक वास्तविक दुनिया बनाना होगा। ड्रैगन बॉल की दुनिया के सभी स्पेस टाइम वर्ल्ड्स के बाहर अराजकता के बीच खड़ा हूं। ये सही है, टेलोट अब दुनिया की बेड़ियों से छुटकारा पा सकता है और दुनिया के बाहर के दायरे में आ सकता है। यहीं पर टेलोट ने सुप्रीम कैस लॉ पाया और उसे समझा और उसमें महारत हासिल की। अराजकता से जुड़े उनके शरीर में छोटी सी दुनिया पूरी तरह से मुक्त हो गई, एक दुनिया में बदल गई और इस अराजक क्षेत्र को भर गई। इस दुनिया में आकाशगंगा उज्ज्वल है, लेकिन केवल एक ही जीवन ग्रह है जिसे टेलोट ने जीवन को ले जाने की सुविधा के लिए कानूनों की शक्ति के साथ महसूस किया। वास्तव में अतीत एक वास्तविक जीवन ग्रह नहीं था, ये सिर्फ इतना था कि यहाँ जीवन जीवित रह सकता था। कानूनों की शक्ति का उपयोग करते हुए उन्होंने बिना समय के एक निर्माण और सुधार शुरू किया। यह एक लंबा काम है, लेकिन सुप्रीम टाइम लॉ के प्रभारी होने से सब कुछ तेज किया जा सकता है। यहाँ तक कि अगर यह विफल हो जाता है तो इसे नष्ट किया जा सकता है और सर्वोच्च विनाश कानून के साथ फिर से शुरू किया जा सकता है, या इसे बदलने और ठीक करने के लिए अन्य कानूनों की शक्ति का उपयोग किया जा सकता है। चैप्टर 399 नई दुनिया, पृथ्वी, हुआजिया। अनगिनत कटौती, अनगिनत परिवर्तन, अनगिनत सिमुलेशन। बार बार प्रतीत होता है कि संयोजन समय समय पर बिल्कुल नए तत्वों को जोड़ते हुए एक के बाद एक अप्रत्याशित और अविश्वसनीय परिणाम उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार टेलोट के निर्माण के तहत एक दुनिया पूरी तरह से बन गई। और ये दुनिया तालोट के पिछले जीवन की दुनिया है जो उसके दिल में पछतावे को भरने के लिए बनाई गई है। धीरे धीरे इसे पूरा करते हुए, थोड़ा थोड़ा करके इसे ठीक करते हुए, प्रारंभिक समय से अब तक दुनिया अंततः उस समय तक विकसित हो गई है जब वह चाहता था। टेलोट को नहीं पता कि उसने कितना समय बिताया है, न ही वह जानता है कि वह इतना दृढ़ क्यों है। हालांकि वह बस इतना जानता है कि उसे ऐसा करना चाहिए। शायद यही वह उत्तर है जिसका वह अनुसरण कर रहा है। नई दुनिया, पृथ्वी, हुआजिया, लिनहाई सिटी, 8 मार्च 2024। हलचल भरी सड़कों पर बहुत अधिक यातायात होता है, विशेष रूप से उन कुछ दूर चाय की दुकानों के स्थान पर अनगिनत सुंदर पुरुषों और सुंदर महिलाओं के साथ। अरे बहनों, उधर देखो, बहुत ही सुंदर लड़का है। कौन सा? कहाँ? वहाँ, इतना लंबा, इतना सुंदर। क्या वह अकेला है? क्या वहाँ कोई महिला है? उसका शरीर इतना अच्छा है। अरे, उसने मेरी तरफ देखा। चिल्लाना बंद करो, छोटी वेश्या, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? क्या आपने ही हमें देखने के लिए नहीं कहा था? छोटे भाई, क्या मैं तुम्हारा वीचैट अकाउंट जोड़ सकता हूँ? धिक्कार है, किसी ने मुझसे पहले ही कर दिया। दूसरी ओर, ओहो यानजी, तो ये है असली तुम यानजी। इसे रोक। सुंदर लड़के, मुझे ऐड कर लो। हमारी यानजी किसी से भी यूं ही वीचैट नहीं मांगती। उसके कानों में लगातार आवाजें गूंजती रहती थीं। अपने सामने खड़ी 3 खूबसूरत लड़कियों को बातचीत शुरू करने की पहल करते देख तालोट ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी और धीरे से अपना सिर हिलाया। माफ कीजिए, मेरे पास वीचैट नहीं है। तालोट ने मुस्कुराते हुए विनम्रतापूर्वक मना कर दिया। वह अपने वीचैट अकाउंट का पासवर्ड भूल गया था। हालांकि इस दुनिया में जिसे उसने बनाया था सब कुछ स्वाभाविक रूप से इस बिंदु तक विकसित हुआ था, लेकिन यह अनगिनत सिमुलेशन का परिणाम भी था। एक तरह से अगर उसे अभी भी अपना वीचैट याद होता तो शायद वह इस दुनिया में उसमें लॉग इन कर पाता। आखिरकार इस दुनिया में भी उसके सारे रिश्तेदार हैं जिनकी उसे परवाह है, यहाँ तक कि पुनर्जन्म से पहले वाला उसका अपना रूप भी। और यह वही लड़की थी जिस पर उसे अपने पिछले जन्म में क्रश था, लेकिन उसने कभी भी उसे अपने प्यार का इजहार करने की हिम्मत नहीं की थी। उसने बस यूं ही मनमर्जी से यह कदम उठाया था, इसलिए वह यहाँ आ गया। छी, हैंडसम, क्या आजकल भी ऐसे लोग हैं जिनके पास वीचैट नहीं है? भूल जाओ यानजी, परेशान मत हो। वह तुम्हें कोई इज्जत नहीं देगा। बिल्कुल सही, कम से कम कोई और तर्कसंगत बहाना तो बनाओ। सार्वजनिक रूप से अस्वीकार किए जाने की शर्मिंदगी को स्वीकार करना किसी के लिए भी मुश्किल होता है। यानजी थोड़ी शर्मिंदा हो गई, उसका चेहरा लाल हो गया। माफ कीजिए, मेरे पास वीचैट नहीं है और मैं अपना फोन भी नहीं लाई। मैं आपसे झूठ नहीं बोल रही। ये समझाने के बाद तालोट ने उसे एक बार फिर गौर से देखा, फिर मुड़कर चली गई। उसने उसे देखा था और उसकी इच्छा पूरी मानी जा सकती थी। वह पहले से नहीं था। समय बीतने के साथ पीछे से क्रश लंबे समय से फीका पड़ गया था। जब उसने पहली बार उसे देखा तो शुरुआती धड़कन, समय समय पर उसे देखने की इच्छा, यहाँ तक कि जानबूझकर करीब आने की कोशिश करना, और आखिरकार उसे वीचैट पाने और कई दिनों तक खुश रहने की खुशी। जब तक कि संचारण के बाद यह साबित हो गया कि कुछ भी दुर्गम नहीं है। टेलोट को दूर जाते हुए देखकर भले ही वह वास्तव में सुंदर था, उसकी अप्राप्यता ने उसके बारे में उनकी धारणा को कम कर दिया। वे यह नहीं सोचेंगे कि अगर कोई व्यक्ति इतनी आसानी से अपनी संपर्क जानकारी देता है तो क्या दूसरे इसे आसानी से नहीं पूछ पाएंगे। भीड़ भरी सड़क पर चलते हुए टेलोट वास्तव में खुद को बहुत अच्छी तरह से छिपा रहा था। न केवल एक साधारण ट्रैकसूट पहने हुए, बल्कि एक बेसबॉल टोपी भी पहने हुए था। अन्यथा उनका हेयर स्टाइल अधिक ध्यान आकर्षित करेगा। आखिरकार वह सयान का अनोखा हेयर स्टाइल इतना स्वाभाविक है कि यह और अधिक नहीं हो सकता है। उसके द्वारा बनाई गई इस दुनिया में पृथ्वी पर हुआजिया में खोजना असंभव था। बेशक वह अभी भी कुछ लोगों की नजर से बच नहीं सकता था, और उनमें से ज्यादातर महिलाएं थीं। पहला, उनकी ऊंचाई के कारण, और दूसरी बात उनके फिगर के कारण। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसका सुंदर चेहरा और वे आंखें जो हर चीज के सार को देखती थीं, वे विपरीत लिंग के लिए बस एक हत्यारे थे। इसके अलावा वह आभा थी जो टेलोट ने निकाली थी, नियमों की सर्वोच्च शक्ति द्वारा लाया गया अमूर्त प्रभाव, और विश्व की नियमों की शक्ति का आशीर्वाद जो धोखा देने के बराबर था।
ये स्वाद, ये वास्तव में उदासीन है। अपने द्वारा बनाई गई दूध की चाय का एक घूंट लेते हुए टैलोट की यादें भी अतीत में लौट आईं। वह ये भी नहीं जानता था कि यह कितने समय पहले था, समय अब उसके लिए समय नहीं था। वह सड़क के दूसरे छोर की ओर कदम से कदम मिलाकर चलता रहा। यहाँ का वातावरण उसकी याद में स्पष्ट तस्वीर के बहुत करीब था। जब तक वह उस घर तक नहीं पहुंच गया जहां उसका पिछला रूप रहता था। यहाँ सब कुछ वैसा ही था जैसा पुनर्जन्म से पहले था, जिससे उसे अतीत में लौटने का एहसास हुआ, मानो ये सब सिर्फ एक सपना था। बेशक ये भावना क्षणिक ही थी, आखिरकार उसने ही इस दुनिया को बनाया था और वह कभी भी अपने पिछले जीवन में वापस नहीं लौट सकता था। वह टैलोट था, एक सयान जिसने आज जिस मुकाम पर है वहां तक पहुंचने के लिए अनगिनत कठिनाइयों और बाधाओं का सामना किया था। पलक झपकते ही टैलोट उसके दरवाजे पर पहुंच गया। वह इस घर में अकेला रहता था। उसके माता पिता कभी कभार आते थे, लेकिन आमतौर पर वह लिन्हाई शहर से ज्यादा दूर नहीं एक कस्बे में रहता था। लिन्हाई आने से पहले ही तालोट उनसे मिलने जा चुका था। अब पीछे मुड़कर सोचने पर उसे धुंधला सा याद आया कि पुनर्जन्म से पहले उसने एक ऐप पर तोरियामा अकीरा की मृत्यु के बारे में जाना था और अपनी खोई हुई जवानी की याद में उसने ड्रैगन बॉल एनिमेशन श्रृंखला को फिर से देखा था। पहले भाग से ड्रैगन बॉल जेड तक, ड्रैगन बॉल सुपर तक और फिर ड्रैगन बॉल जीटी तक कई नाटकीय संस्करण, साइड स्टोरीज आदि भी थे। उसने उन्हें 2x या 3x फास्ट फॉरवर्ड मोड में देखा, रोमांचक भागों पर ध्यान केंद्रित किया और पूरे दिन और रात जागने के बाद उसके पहले से ही अस्वस्थ शरीर ने एक बड़ी चाल चलाई। उसकी आंखों में अंधेरा छा गया और वह बेहोश हो गया। जब वह उठा तो वह ड्रैगन बॉल की दुनिया में स्थानांतरित हो गया था। सयान नवजात टैलोट बन गया था। अगर हर चीज का अनुसरण करने के लिए निशान है, तो क्या इस दुनिया में मैं भी ऐसा ही होगा? यदि हाँ, तो परिणाम क्या होगा? यह अंतिम उत्तर भी था जिसे टैलोट इस दुनिया को बनाकर खोजना चाहता था। पतली हवा में गायब होकर टैलोट पलक झपकते ही घर में प्रवेश कर गया। परिचित वातावरण, सब कुछ परिचित, वास्तव में विचित्रता का संकेत ले जाता था। आखिरकार इतना समय बीत चुका था। अगर वह फिर से इस घर में नहीं लौटा होता तो वह लगभग भूल गया होता। धिक्कार है, वह ऐसे ही कैसे मर सकता है? क्या उन्होंने यह नहीं कहा था कि ड्रैगन बॉल में दाइमा का सीक्वल आएगा? वह भी खत्म। धिक्कार है, अगर ऐसा ही है और ऊपर से दाइमा को पूंजी के चक्कर में बर्बाद कर दिया गया है, तो ड्रैगन बॉल सुपर सीक्वल मंगा भी बर्बाद हो जाएगा। अंदर के कमरे से शिकायत भरी आवाज आई। टैलोट का चेहरा भावहीन हो गया और वह एक पल के लिए रुक गया। उस समय उसने दाइमा को नहीं देखा था, जो वाकई दुख की बात थी, लेकिन समय और स्थान की दुनिया का अनुभव करने के बाद जब वह मुख्य समयरेखा की दुनिया में लौटा तो उसे दानव लोक का भी अनुभव हुआ, जो संभवतः दानव राजा और दानव की तीसरी आंख से जुड़ा था। चैप्टर 400 एक नई शुरुआत, ग्रैंड फिनाले। अपनी भावनाओं को शांत करते हुए टैलोट आगे बढ़ा। अनजाने में वह पहले से ही अध्ययन के दरवाजे पर खड़ा था, खुद को कंप्यूटर के सामने बैठे अपने फोन को देख रहा था। हाँ, उसका अतीत स्व। वर्तमान वह एक दर्शक की तरह था जो खुद को तीसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण से देख रहा था। शिकायतों के एक विस्फोट के बाद इस स्वयं ने बहुत सारे संदेश भेजे, फिर अश्रुपूर्ण आंखों से कंप्यूटर को देखा, की फ्रूट सॉफ्टवेयर खोला और ड्रैगन बॉल देखना शुरू कर दिया। इस समय टैलोट भी शांत हो गया, अपने अतीत के साथ ड्रैगन बॉल की कहानी को फिर से जी रहा था। टीएस अब इन्हें देखकर ये वास्तव में भावनात्मक है। यह विचार उसके दिमाग में कौंध गया और समय बीतता गया। अनजाने में देर रात हो चुकी थी। उनके अतीत ने लापरवाही से खाने के लिए कुछ तैयार किया, भोजन करते समय साजिश के बारे में शिकायत करते हुए और ड्रैगन बॉल एनीमे देखना जारी रखा। इस दौरान वह बीच बीच में अपना फोन खोलता था, कुछ मैसेज भेजता था और कुछ जानकारियों का रिप्लाई करता था। टैलोट ने उपरोक्त सभी वार्तालापों को देखा और यादें उभर कर सामने आईं, जिससे उन्हें अपने पिछले जीवन से कुछ खोई हुई स्मृति के टुकड़े पुनः प्राप्त करने की अनुमति मिली। ये तब तक नहीं था जब तक कि एक लंबा समय नहीं बीत गया था कि टैलोट धीरे धीरे अपनी भावनाओं से उबर गया। कई चीजें भावनाओं को जगाती हैं, लेकिन कोई लगाव नहीं है। आखिरकार यह अतीत बन गया है। वह इतनी परवाह क्यों करता था? इसका कारण सिर्फ एक जवाब खोजना था। उनके पिछले जीवन में सब कुछ क्षणभंगुर बादलों की तरह था। अपने अतीत पर ध्यान देते हुए, उसके साथ तालमेल बिठाते हुए टैलोट को बेवजह एक अलग तरह की भावना महसूस हुई। यदि वर्तमान परिप्रेक्ष्य से देखा जाए तो वह अपने अतीत को देख रहा था। उसने सब कुछ बनाया, लेकिन ये झूठ नहीं था बल्कि वास्तविक था। तो अपने पिछले जीवन में, इससे पहले कि वह स्थानांतरित हो गया, क्या भविष्य में एक स्वयं भी उसे पीछे से देख रहा था? उसका पिछला जीवन और ये दुनिया। टैलोट चुप था। सर्वोच्च पुनर्जन्म कानून को समझने के बाद टैलोट ने सोचा कि यह सब एक पुनर्जन्म हो सकता है, शुरू से अंत तक, अंत से फिर से शुरू तक। ये देखने में तो एक सीधी रेखा जैसी लग रही थी, लेकिन साथ ही यह मोबियस स्ट्रिप की तरह भी थी, अनंत और अंतहीन, हमेशा दोहराती रहने वाली। यदि ऐसा है तो उनके पुनर्जन्म की व्याख्या कैसे की जानी चाहिए? हमेशा एक आरंभ बिंदु होगा, हमेशा एक वास्तविक शुरुआत होगी, या फिर वह इस बारे में जरूरत से ज्यादा सोच रहा था? टैलोट चुपचाप समय बीतने का इंतजार करते हुए विचारमग्न हो रहा था। दिन से रात तक और रात से दिन तक। पूरे दिन और रात के बाद उसका पिछला रूप पहले से ही थका हुआ था और बार बार जम्हाई ले रहा था, लेकिन जब उसने समय देखा तो उसे सोने और आराम करने की इच्छा नहीं हुई। खुद को इस तरह देखकर, हालांकि वह अपनी मूर्खता को स्वीकार करने को तैयार नहीं था, फिर भी उसे मानना पड़ा कि यह वही था। अगर ऐसा न होता तो वह बेहोश होकर ड्रैगन बॉल की दुनिया में न पहुंच जाता। अंततः पुनर्जन्म एक अच्छी बात थी। आखिरकार उस दुनिया में आत्मा साधारण थी, न तो उच्च और न ही निम्न।
भले ही वह एक साधारण जीवन जीता रहे, भविष्य में कोई बदलाव नहीं आएगा। उसने बस अपने अतीत को ब्लैकआउट होते हुए देखा और कंप्यूटर डेस्क पर गिरते हुए अपनी जान गंवा दी। टैलोट ने एक गहरी सांस ली और चुपचाप देखता रहा। उनके पिछले स्वयं का माथा कीबोर्ड पर टिका हुआ था, जो प्लेइंग स्क्रीन को रोकने के लिए हुआ ग्रह वनस्पति की छवि पर जम गया। यह एक संयोग और एक बंद लूप दोनों था, जिससे टैलोट अपनी जगह पर स्तब्ध रह गया, गतिहीन रह गया। दुनिया की चेतना कुछ सूचनाओं को प्रसारित कर रही है। खुद को भी शामिल करते हुए एक खास तरह की जानकारी भी पैदा की जा रही है। लंबे समय के बाद टैलोट के दिमाग में अचानक समझ की एक चमक आई। क्या इस दुनिया का उसे एक संक्रमण हुआ? हाँ, वह संचारित हुआ। ये वह नहीं था जिसने ऐसा किया था, लेकिन जैसे कि यह पूर्व निर्धारित था। उसने बस खुद को मरते हुए देखा, उसकी यादें रिवाइंड हो गईं, और फिर वह प्लैनेट वेजेटा पर पैदा हुआ। अतीत ने समय को पार कर लिया है, इसलिए वह पहले ही उस शुरुआती बिंदु को देख चुका है। इस दुनिया के उस एक के लिए ये सब कुछ का अंत है। उनके लिए यह एक नई शुरुआत है, एक नया प्रारंभिक बिंदु है। अपने हाथ के इशारे से इस दुनिया का समय थम जाता है, मानो वह फिर कभी आगे नहीं बढ़ेगा। क्योंकि वही सृष्टिकर्ता है, वही स्वामी है। दुनिया वास्तविक है, लेकिन एक अर्थ में सृष्टिकर्ता के कारण ये झूठी भी हो सकती है। हालांकि मेरे लिए यह अभी भी असली जवाब नहीं है, लेकिन अब से मुझे इस मुद्दे पर और सोचने की जरूरत नहीं है। अतीत बीत चुका है और मुझे वास्तव में एक नए भविष्य को अपनाना चाहिए। जैसे ही ये शब्द कहे गए, तालोट तुरंत उस घर से गायब हो गया। अपने पिछले जन्म के घर को छोड़कर, उस शहर को छोड़कर जहां वह पिछले जन्म में रहता था, पिछले जन्म के हुआशिया को छोड़कर, पिछले जन्म की धरती को छोड़कर, अंततः आकाशगंगा और ब्रह्मांड को पार करते हुए वो लगभग पल भर में ही दुनिया के बाहर पहुंच गया। एक और विचार के साथ यह विशाल दुनिया प्रकाश की एक किरण में बदल गई और टैलोट के शरीर में समाहित हो गई। पीछे मुड़कर टैलोट आगे बढ़ा और अराजकता को चीरते हुए इस क्षेत्र को छोड़कर चला गया। ड्रैगन बॉल की दुनिया में लौटने पर उनकी पत्नी, बच्चे और पोते पोतियां सभी उनके घर लौटने का इंतजार कर रहे हैं। इसके अलावा एक ऐसी जगह भी है जहां टैलोट को जाना चाहिए, लेकिन अभी नहीं। शायद उस क्षेत्र में अविश्वसनीय रूप से भयानक अस्तित्व हैं, शायद वहां उसे हर चीज के सार के माध्यम से देखने का जवाब मिल सकता है। वह परम अज्ञात। अंत। किताब खत्म हो गई है। समय की गणना करते हुए लगभग 1 साल हो गया है। मुझे कहना होगा, यह अभी भी मेरे दिल के मानकों को पूरा नहीं करता है। वास्तव में मैं इस बात से जूझ रहा हूं कि इसे खत्म करना है या नहीं, ड्रैगन बॉल हीरोज का विवरण लिखना है या खुद एक सुपर बॉस बनाना है। प्रारंभिक सेटिंग इसे ड्रैगन बॉल स्टार्टिंग फ्रॉम एक कॉम्बैट पावर प्रति सेकंड पुस्तक से जोड़ना था, ताकि लाम्यू के साथ युद्ध में मारे जाने वाला पहला नायक बन सके। यही है प्राइमर्डियल, फिर एक अनंत लड़ाकू शक्ति उन्नयन प्रणाली के साथ लिंचुवान के रूप में पुनर्जन्म लेता है, वास्तव में प्राइमर्डियल को मारता है, बॉक्स से बाहर कूदता है और वास्तविक दुनिया में लौटता है। कोई रास्ता नहीं है, मैं विवरण नहीं लिख सकता, मैं यहाँ केवल एक अवधारणा दे सकता हूँ। आखिरकार अगर मैं इसे लिखता हूँ तो इसे मेरी साहित्यिक चोरी माना जाएगा और खाते समान नहीं है। जिन बड़े लोगों ने पूरा पाठ पढ़ा है, उन्हें कुछ विवरण देखना चाहिए था। वास्तव में एक निश्चित संबंध है। बेशक यह एक ओपन एंडेड अंत भी हो सकता है, इसे पाठकों की कल्पना पर छोड़ दें। यह उत्तरों का पीछा करने, प्राइमर्डियल द्वारा मारे जाने और सिस्टम के माध्यम से लिंचुवान के रूप में पुनर्जन्म लेने के बारे में हो सकता है, या यह अनंत पुनर्जन्म के इस रूप में समाप्त हो सकता है जिसमें नायक अभी भी अजेय है, या ये कुछ और हो सकता है। संक्षेप में, ये यहाँ एक सच्चा अंत है। उपरोक्त इस पुस्तक के लिए एक स्पष्टीकरण है। फिर लियुगुआंग जियानिंग उन सभी पाठकों को गंभीरता से धन्यवाद देते हैं जिन्होंने इस पुस्तक का अनुसरण किया है और इसकी सदस्यता ली है। सभी के सहयोग के कारण ये पुस्तक आज यहाँ तक पहुंची है। मैं उन सभी पाठकों को भी धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इस पुस्तक को पुरस्कृत किया और इसे टिकट दिया। सच कहूं तो जब पिछली किताब खत्म हुई तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने अभी अभी लिखना शुरू किया हो। इस किताब के खत्म होने पर मुझे याद आता है कि मैंने इसे पिछले साल इसी समय के आसपास लिखना शुरू किया था, पूरे जोश और महत्वाकांक्षा के साथ, इससे भी बेहतर किताब लिखने के पक्के इरादे के साथ। मैं बहुत भावुक हूँ, समय बहुत जल्दी बीत जाता है। बेशक जब कोई पुरानी किताब खत्म होती है तो उसकी जगह हमेशा एक नई किताब आ जाती है। इच्छुक पाठक अगले भाग पर जा सकते हैं, जो शुद्ध ड्रैगन बॉल, शुद्ध जोश, शुद्ध राजकुमार, शुद्ध श्वांगवन से भरपूर होगा। इसमें कभी कोई दमन या टालमटोल नहीं होगी और मैं एक बेहतर ड्रैगन बॉल लिखने का एक और तरीका आजमाऊंगा। पुस्तक का शीर्षक ड्रैगन बॉल, कृपया मुझे सुपर वेजेटा कहें। सारांश, ड्रैगन बॉल की दुनिया में स्थानांतरित होकर वह सायान राजकुमार वेजेटा बन जाता है, जो पृथ्वी पर आक्रमण करने में विफल रहा और अभी अभी पृथ्वी से भाग निकला है। इसके बाद से वेजेटा अब असली वेजेटा नहीं रहा। शाश्वत द्वितीय स्थान का खिताब काकारोट को विरासत में मिलेगा। फ्रीजा से शुरू करके भविष्य के सभी शक्तिशाली शत्रुओं को वही पराजित करेगा। कई साल बाद वेजेटा अपने नवीनतम रूप को बनाए रखता है, अपने दास्ता का सामना करता है विनाश के देवता वीरस, कृपया मुझे सुपर वेजेटा कहें। नीचे एक पोर्टल है, चलो वहां मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब से हमें नया कंटेंट बनाने का हौसला मिलता है।